आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प किताब की, सोफीस वर्ल्ड। इस किताब को लिखा है जॉस्टीन गार्डर ने, जो एक नॉर्वेजियन लेखक हैं। वो पहले एक फिलॉसफी टीचर थे और उन्होंने ये किताब 1991 में लिखी थी। सोचने वाली बात यह है कि ये किताब पूरी दुनिया में बच्चों और बड़ों दोनों के बीच बहुत फेमस हो गई। 60 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हुई और मिलियंस में कॉपीज बिकी। सोफीज वर्ल्ड एक सिंपल नॉवल नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल जर्नी है जहां एक 14 साल की लड़की सोफी धीरे धीरे दुनिया और खुद को समझना शुरू करती है। उसे कुछ अजीब लेटर्स मिलने लगते हैं जिनमें सवाल होते हैं जैसे हु आर यू, वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम। इन सवालों के जवाब खोजते हुए सोफी एक इनविजिबल टीचर से मिलती है, एल्बर्टो नॉक्स, जो उसे पूरी फिलॉसफी की हिस्ट्री सिखाते हैं। इस किताब का मेन थीम है सोचना, सवाल पूछना, चीज़ों को समझना और हर चीज़ के पीछे छुपे लॉजिक और मीनिंग को जानना। ये किताब हमें याद दिलाती है कि क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग जर्नी की। सोफी की कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से, जब वो स्कूल से घर लौट रही होती है। वो एक 14 साल की नॉर्मल लड़की है, नॉर्वे में रहती है और एक क्वाइट और सोचने वाली नेचर की है। वो जैसे ही अपने घर के गेट के पास पहुंचती है, उसे वहां एक अजीब सा लिफाफा मिलता है, बिना सेंडर के नाम के। लिफाफे में एक छोटा सा नोट है जिस पर लिखा होता है हु आर यू। सोफी इस सवाल से चौंक जाती है। पहले तो उसे लगता है कि कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन फिर यह सवाल उसके दिमाग में घर कर जाता है। वो सोचने लगती है कि ऐसा बेसिक सवाल कितनी बड़ी बात है। वो खुद कौन है? क्या वो सिर्फ एक स्टूडेंट है या कुछ और? वो इस थॉट में इतना डूब जाती है कि खुद को मिरर में देखती है और सोचती है कि क्या ये बॉडी ही उसकी आइडेंटिटी है। अगले दिन सोफी को एक और नोट मिलता है, वेयर डज द वर्ल्ड कम फ्रॉम। अब वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड और क्यूरियस हो जाती है। ये सवाल भी उतना ही बड़ा होता है जितना पहला सवाल था। उसका दिमाग अब सवालों से भर गया है। क्या ये सब किसी ने सोचा समझा करके भेजा है? क्या ये कोई पजल है या फिर कोई उसे कुछ सिखाना चाहता है? यहीं से सोफी की जर्नी शुरू होती है, एक ऐसी जर्नी जो उसे रोजमर्रा की बोरिंग लाइफ से निकालकर एक बहुत ही गहरी और थॉटफुल दुनिया में ले जाती है। सोफी की माँ उसके बिहेवियर में चेंजेस देखती है। उसे लगता है कि सोफी डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं खोई रहती है। लेकिन सोफी अब एक नए तरीके से चीज़ों को देख रही होती है। वो खुद से छोटे छोटे सवाल पूछने लगी है, जैसे कि हम सोचते क्यों हैं, हम जिंदा क्यों हैं और दुनिया जैसी है वैसी क्यों है। वो इन सवालों के जवाब अपने आसपास की दुनिया में ढूंढने की कोशिश करती है, पेड़ पौधों, जानवरों, आसमान और यहाँ तक कि अपने घर की दीवारों में भी। इस पहले चैप्टर में राइटर हमें ये समझाता है कि फिलॉसफी कोई ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो तो क्यूरियोसिटी से शुरू होती है। वही क्यूरियोसिटी जो बच्चों में होती है, लेकिन बड़े होते होते हम उसे खो देते हैं। सोफी एक सिंबल है उस प्योर क्यूरियोसिटी का जो दुनिया को नए नजरिए से देखने की ताकत देती है। गार्डन ऑफ ईडन का टाइटल भी सिंबॉलिक है। यह हमें बिब्लिकल स्टोरी की याद दिलाता है, जहां इंसान ने नॉलेज के लिए फॉरबिडन फ्रूट खाया था। वैसे ही सोफी भी अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जहां उसे दुनिया और खुद के बारे में बहुत कुछ नया सीखना है, लेकिन इसकी कीमत होगी अपनी पुरानी सिंपल लाइफ को पीछे छोड़ देना। सोफी अब उन रहस्यमय चिट्ठियों को लेकर बहुत उलझन में थी। कौन था जो उसे इतने गहरे और अजीब सवाल भेज रहा था? क्यों और कैसे? जब वह अगली चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, The only thing we require to be good philosophers is the faculty of wonder. अब सोफी खुद से पूछने लगती है कि क्या वह सच में वंडर यानी आश्चर्य की भावना रखती है। फिर वह एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में सोचती है, जैसे कोई मैजिशियन अपनी टोपी से अचानक एक खरगोश निकाल देता है। देखने वाला हैरान हो जाता है, तालियां बजाता है, लेकिन बच्चे उससे कहीं ज्यादा चौंकते हैं।
क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें आश्चर्य होना बंद हो जाता है। हम हर चीज़ को नॉर्मल मान लेते हैं, जैसे सूरज का निकलना, फूलों का खिलना, जीवन का होना। ये सब हमें सामान्य लगने लगता है। लेकिन असली फिलॉसफर वही होता है जो इन रोज की चीजों में भी वंडर महसूस कर सके। सोफी इन सब बातों को अपने माइंड में बार बार दोहराने लगती है। वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती है, आसमान को निहारती है और सोचती है, ये बादल कहाँ से आते हैं? हवा क्यों चलती है? इंसान बोलना कैसे सीखता है? इतने सारे सवालों के बीच वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगती है। लेकिन उसी समय उसे एक अलग तरह की ताकत भी महसूस होती है, जैसे अब वह सच में देखने लगी है। वह खुद से कहती है, मैं एक खरगोश के रेशमी बालों में बैठी हूं और अब मैं ऊपर की ओर देख रही हूं। ये लाइन उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सब लोग बस नीचे ही देख रहे हैं? क्या वो इस जादू को महसूस नहीं कर पा रहे? वह इस सोच में डूब जाती है कि आखिर दुनिया का होना ही अपने आप में कितना बड़ा मिरेकल है। इस चैप्टर में सोफी उस माइंडसेट में प्रवेश करती है जिसमें वह दुनिया को एक बच्चे की तरह देखना शुरू करती है, हर चीज को क्यूरियोसिटी और वंडर की नजर से। उसे यह महसूस होता है कि शायद असली जादू यही है कि हम सवाल पूछें बिना किसी डर के। और तभी उसे लगता है कि वह उस इनविजिबल टीचर के और करीब आ रही है, जो इन चिट्ठियों के जरिए उसे एक नई दुनिया में ले जा रहा है। सोफी की जिज्ञासा दिन ब दिन और गहरी होती जा रही थी। अब उसे चिट्ठियों में न सिर्फ सवाल मिल रहे थे, बल्कि जवाबों की तरफ इशारा भी होने लगा था। इस बार उसे जो लिफाफा मिलता है, उसमें उसे मिथ्स के बारे में पढ़ने को मिलता है। सोफी यह सोचकर चकित रह जाती है कि पुराने जमाने में लोग लाइटनिंग, थंडर या सीजन्स को कैसे एक्सप्लेन करते थे, जब उनके पास साइंस नहीं थी। वो चिट्ठी बताती है कि प्राचीन समय में इंसान ने दुनिया की हर घटना को किसी देवता या अलौकिक ताकत से जोड़कर समझने की कोशिश की। जैसे बारिश ज़्यूस की वजह से होती थी, फसलें डिमीटर की वजह से उगती थीं, और समुंदर पोसाइडन के हाथ में था। सोफी को यह बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि लोग किसी भी अनजानी चीज से डरते थे और उसे समझने के लिए कहानियां बनाते थे। ये कहानियां ही मिथ्स थीं, कुछ ऐसी कहानियां जो एक कम्युनिटी, एक कल्चर को जोड़कर रखती थीं। वो सोचती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के पीछे ज़्यूस को जिम्मेदार माना जाता तो शायद आज हम बिजली का बल्ब भी न जला पाते। चिट्ठी में उसे यह भी बताया जाता है कि मिथ्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थे, बल्कि वे लोगों की जिंदगी के हर हिस्से में शामिल थे। जन्म, मृत्यु, युद्ध, शादी, प्यार, हर चीज में। सोफी को लगता है जैसे वह एक नई दुनिया में झांक रही है, जहां इमेजिनेशन और बिलीफ मिलकर रियलिटी बनाते थे। वह अपने घर की किताबों को पलटती है और ग्रीक मिथोलॉजी की एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगती है। उसमें उसे प्रोमीथियस की कहानी मिलती है, जिसने इंसानों के लिए आग चुराई थी। उसे यह देखकर हैरानी होती है कि किस तरह इन कहानियों ने इंसानों को सेंचुरीज तक गाइड किया। लेकिन साथ ही सोफी अब सवाल भी उठाने लगती है, क्या यह सब सच था या सिर्फ इमेजिनेशन? और फिर वह सोचती है कि क्या आज के मॉडर्न लोग भी कुछ ऐसे ही मिथ्स में जी रहे हैं, सिर्फ फर्क इतना है कि वे आज की भाषा और टेक्नोलॉजी में ढले हुए हैं। इस सोच में वह डूब जाती है और उसे यह एहसास होता है कि शायद फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से होती है, जब हम पुरानी कहानियों से सवाल पूछना शुरू करते हैं। चैप्टर के अंत में सोफी को एक और चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, फिलॉसफी बिगिंस वेयर मिथ एंड्स। ये लाइन उसे चौंका देती है, लेकिन साथ ही एक दरवाज़ा खोल देती है एक नई सोच की तरफ। वो समझ जाती है कि अब जो आगे आएगा वो और भी ज्यादा गहरा और चौंकाने वाला होगा। सोफी अब धीरे धीरे उस अनदेखे टीचर की दुनिया में और गहराई से प्रवेश कर रही थी। इस बार जो चिट्ठी उसे मिलती है, उसमें लिखा होता है कि अब वह उन पहले थिंकर्स के बारे में पढ़ेगी जिन्हें नेचुरल फिलॉसफर्स कहा जाता है। ये वे लोग थे जो मिथ्स से हटकर नेचर को साइंटिफिक और लॉजिकल नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे,
बिना किसी देवी देवता को बीच में लाए। सोफी को लगता है जैसे वह इतिहास में बहुत पीछे जा रही है, एक ऐसे समय में जहां लोग पहली बार ये सोचने लगे थे कि दुनिया किस चीज से बनी है। पहले फिलोसोफर का नाम आता है थेलीस, जो मानता था कि सारी चीजें पानी से बनी हैं। फिर अनाक्सिमेंडर और अनाक्सिमेनेस आते हैं, जिनका मानना था कि सब कुछ एक बुनियादी तत्व से बना है, जैसे हवा या कोई अनडिफाइंड सब्सटेंस। सोफी ये सोचकर हैरान रह जाती है कि ये लोग बिना किसी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या लैब के इतना डीप सोच रहे थे। वह महसूस करती है कि इन थिंकर्स में कॉमन बात ये थी कि वे नेचर के पैटर्न को समझना चाहते थे, कि दिन रात क्यों होता है, मौसम कैसे बदलते हैं और चीज़ें आखिर कैसे जन्म लेती हैं। उन्हें विश्वास था कि इन सब फिनोमेना के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, और यही सोच उन्हें मिथोलॉजी से अलग करती थी। सोफी अब अपने आसपास की चीज़ों को भी नए तरीके से देखना शुरू कर देती है। पानी के बहाव, हवा की हलचल, मिट्टी का रंग, हर चीज़ जैसे कुछ कह रही थी। वह अपने आप से पूछती है कि अगर थेलीस सही था और सब कुछ पानी से बना है, तो क्या वो खुद भी पानी है, या फिर उसकी सोच? वह सोचने लगती है कि शायद यही सवाल उसे उस दुनिया में ले जाएगा जहां फिलॉसफी जिंदा रहती है। उसे ये भी पता चलता है कि ये थिंकर्स सिर्फ इमेजिनेशन नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ऑब्जर्व करना, अनुमान लगाना और लॉजिक लगाना शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर साइंस की नींव बना। अंत में सोफी को एहसास होता है कि मिथ्स को पीछे छोड़कर रीजन की ओर बढ़ना ही इंसान की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल जर्नी थी। वह खुद को एक ऐसे सफर में पाती है जहां अब उसके पास सिर्फ सवाल नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की एक नई भाषा भी है, फिलॉसफी की। सोफी अब फिलॉसफी के उस दौर में पहुंच चुकी थी जहां थिंकर्स ने नेचर को समझने के लिए इमेजिनेशन के साथ साथ रीजनिंग का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस बार उसकी चिट्ठी में जिक्र था डेमोक्रिटस नाम के फिलॉसफर का, जिसने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो आगे चलकर मॉडर्न साइंस की फाउंडेशन बना, और वो था एटम का विचार। सोफी को यह जानकर बहुत हैरानी होती है कि एटम का आइडिया कोई साइंटिस्ट नहीं, बल्कि एक फिलॉसफर ने सबसे पहले दिया था। डेमोक्रिटस ने कहा था कि दुनिया की हर चीज बहुत ही छोटे छोटे, अदृश्य और इंडिविजिबल कणों से बनी है, जिन्हें उसने एटोमोस कहा। उसका मानना था कि ये एटम हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं और ये ही हर चीज की रियलिटी है। इन एटम्स का कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं होता, लेकिन जब ये मिलते हैं तो चीजों का आकार, रंग और गुण बनते हैं। सोफी इसे सोचती है और अपने आसपास की चीजों को देखकर सोचने लगती है कि क्या सच में हर चीज इतनी छोटी इकाइयों से बनी हो सकती है? क्या वो खुद भी एटम से बनी है? उसे लगता है कि यह सोच एकदम मैजिकल होते हुए भी लॉजिकल लग रही है। चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि डेमोक्रिटस का यह भी मानना था कि कोई सुपरनैचुरल पावर चीज़ों को कंट्रोल नहीं करती, सब कुछ नेचर के नियमों के अनुसार होता है। यानी वह एक मटीरियलिस्ट था जो मानता था कि सिर्फ मैटर ही रियल है। सोफी को यह विचार बहुत रेडिकल लगता है, क्योंकि वह ऐसी दुनिया में जी रही है जहां लोग अभी भी किसी इनविजिबल ताकत पर विश्वास करते हैं। लेकिन डेमोक्रिटस इन सब से अलग सोचता था। वह कहता था कि आत्मा भी छोटे एटम से बनी होती है, और जब इंसान मरता है तो वो एटम्स फिर से प्रकृति में मिल जाते हैं। सोफी को यह सब कुछ पढ़ते हुए लगता है जैसे वह एक साइंस फिक्शन पढ़ रही है, लेकिन ये सब 2400 साल पहले की बातें थीं। वह अब खुद को एक ऐसी राह पर पाती है जहां उसके सारे पुराने बिलीफ हिलने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि फिलॉसफी न सिर्फ सोचने का तरीका बदलती है, बल्कि वो हमारी पूरी रियलिटी को नए नजरिए से दिखाती है। डेमोक्रिटस का विचार सिंपल होने के बावजूद बहुत गहरा था, और सोफी को लग रहा था कि वो अब सिर्फ सवाल नहीं पूछ रही, बल्कि धीरे धीरे दुनिया को एक नए तरीके से देखना सीख रही है। सोफी अब ऐसे सवालों की तरफ बढ़ रही थी जो इंसान को सदियों से परेशान करते आए हैं। क्या हमारी जिंदगी पहले से तय होती है,
या हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। इस बार उसे जो चिट्ठी मिलती है उसमें फेट यानी भाग्य के बारे में चर्चा होती है। उसे बताया जाता है कि प्राचीन यूनान में लोग मानते थे कि इंसान की किस्मत पहले से ही लिखी हुई होती है और कोई भी व्यक्ति उसे बदल नहीं सकता। यह सोच फेट की देवियों से जुड़ी थी, जिन्हें द फेट्स कहा जाता था। ये 3 बहनें थीं जो जीवन की डोरी को बुनती थीं, काटती थीं और उसकी लंबाई तय करती थीं। सोफी ये पढ़कर चौंक जाती है कि कैसे लोगों को लगता था कि उनका जीवन पूरी तरह से इन अदृश्य ताकतों के कंट्रोल में है। लेकिन साथ ही उसे यह भी पढ़ने को मिलता है कि कुछ फिलोसोफर्स ने इस सोच को चैलेंज किया। उन्होंने सवाल उठाया, अगर सब कुछ पहले से तय है तो इंसान का जिम्मेदार होना क्या मायने रखता है? क्या हम सिर्फ पपेट्स हैं? सोफी को यह सवाल बहुत पर्सनल लगते हैं। वह सोचती है, क्या मेरा स्कूल जाना, ये चिट्ठियां मिलना, ये सब किसी प्लान का हिस्सा है, या मैं खुद अपनी चॉइसेस से यह रास्ता चुन रही हूं? इस सोच में डूबी सोफी अपने घर के पास बने एक पुराने चर्चयार्ड में जाती है और वहां अकेले बैठकर सोचने लगती है कि क्या इस यूनिवर्स में कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट है जो सब कुछ चला रही है। उसे ग्रीक ट्रेजेडी की कहानियां याद आती हैं, जहां कैरेक्टर्स भाग्य से भाग नहीं सकते थे, चाहे वे कितना भी कोशिश कर लें। लेकिन वह फिर सोचती है कि फिलॉसफी शायद हमें यह सिखाने आई है कि सवाल पूछने का हक हमें है और शायद भाग्य को भी बदला जा सकता है। चिट्ठी में यह भी बताया गया था कि बाद में कुछ फिलोसोफर्स और थिंकर्स ने यह सोचना शुरू किया कि इंसान के पास फ्री विल भी है, यानी वह खुद तय कर सकता है कि उसे क्या करना है। सोफी यह जानकर थोड़ी राहत महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अब उस एज पर खड़ी है जहां मिथोलॉजी, फिलॉसफी और रियल लाइफ आपस में मिल रहे हैं। फेट अब उसके लिए कोई डरावना कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक सवाल बन गया है, और यही सवाल उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। सोफी अब फिलॉसफी की दुनिया में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उसे एक ऐसा थिंकर मिलता है जिसने न सिर्फ अपने ज़माने की सोच को बदला, बल्कि आने वाली सदियों के लिए भी सवाल पूछने का तरीका सिखा दिया, और वह था सुकरात। इस बार सोफी को जो चिट्ठी मिलती है उसमें सुकरात के जीवन और विचारों के बारे में बताया गया था। सोफी को पता चलता है कि सोक्रेटिस एथेंस नाम के शहर में रहता था और उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी। वह बस लोगों से बातें करता था, गली में, बाजार में, जहां भी वह लोगों को देखता उनके साथ बातचीत शुरू कर देता। उसका तरीका अलग था। वह खुद कुछ भी नहीं सिखाता था, बल्कि सिर्फ सवाल पूछता था ताकि सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर हो जाए। सोफी को यह तरीका बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि उसे भी अब लगने लगा है कि सच्चे आंसर्स वही होते हैं जो इंसान खुद ढूंढे। सोक्रेटिस का यह मानना था कि ज्ञान वही है जो इंसान अपने अंदर से खोजे, न कि कोई बाहर से थोपे। लेकिन इस सोच ने एथेंस के कई ताकतवर लोगों को परेशान कर दिया। उन्हें लगता था कि सोक्रेटिस युवाओं को भटका रहा है, उन्हें अथॉरिटी से सवाल पूछना सिखा रहा है। सोफी यह जानकर बहुत दुखी होती है कि सोक्रेटिस को आखिरकार जहर पीने की सजा दी गई, और उसने उसे खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। उसने कहा था कि एक बिना जांची परखी जिंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। सोफी इस बात से बहुत प्रभावित होती है। उसे लगता है कि सुकरात न केवल एक फिलोसोफर था, बल्कि एक सच्चा इंसान भी था जो अपने प्रिंसिपल्स के लिए जान देने को भी तैयार था। उसे सुकरात की आयरनी और सोक्रेटिक मेथड के बारे में भी पता चलता है, कैसे वह दूसरों से ऐसा सवाल करता था जिससे वे खुद अपने इग्नोरेंस को पहचान सकें। यह सब सोफी के लिए बहुत आई ओपनिंग होता है। वह खुद भी अब दूसरों से बात करते हुए सवाल पूछने लगी है। उसे लगने लगा है कि शायद फिलॉसफी का असली मतलब यही है, सोचते रहना, सवाल करते रहना, और कभी यह न मानना कि आपने सब कुछ जान लिया है। सोक्रेटिस की कहानी अब सोफी के दिमाग में गूंजती रहती है, और वह अपने आप से वादा करती है कि वह भी कभी सोचने से पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो। सोफी अब एक नई चिट्ठी पढ़ रही थी जो उसे ले जाती है प्राचीन ग्रीस के एक मशहूर शहर
एथेंस में। ये वही शहर था जहां सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे महान फिलोसोफर्स रहते थे और जहां दुनिया की पहली डेमोक्रेसी भी जन्मी थी। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि एथेंस कोई आम शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां कला, विचार और पॉलिटिक्स का मेल होता था। चिट्ठी में उसे बताया गया था कि एथेंस में हर व्यक्ति को सभा में जाकर बोलने का हक था और यही लोकतंत्र की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन साथ ही ये भी साफ किया गया कि ये डेमोक्रेसी सिर्फ फ्री मैन के लिए थी। महिलाओं, गुलामों और बाहरी लोगों को ये अधिकार नहीं थे। सोफी इसे सोचते हुए समझती है कि हर सभ्यता की कुछ सीमाएं होती हैं, भले ही वह कितनी भी उन्नत क्यों ना हो। एथेंस में ही सुकरात ने अपने विचार फैलाए, प्लेटो ने अपनी एकेडमी शुरू की और एरिस्टोटल ने अपने ऑब्जर्वेशंस के जरिए साइंस और लॉजिक की नींव रखी। सोफी को यह भी बताया गया कि एथेंस की गलियां, ओपन मार्केट्स और पब्लिक प्लेसेस उन विचारों से भरपूर थे जो आज की दुनिया में भी रेलेवेंट है। वहां हर कोई डायलॉग, डिस्कशन और लॉजिक को महत्व देता था। सोफी खुद को उस एथेंस की गलियों में इमेजिन करती है, जैसे वह भी प्लेटो की क्लास में बैठी है या एरिस्टोटल के साथ नेचर को ऑब्जर्व कर रही है। उसे एहसास होता है कि सोचने की आज़ादी और सवाल पूछने की ताकत किसी भी सभ्यता की असली पहचान होती है। चिट्ठी में उसे ग्रीक मिथोलॉजी और फिलॉसफी के मिलने के बिंदु भी समझाए जाते हैं। कैसे लोग पहले गॉड्स को मानते थे, लेकिन धीरे धीरे फिलोसोफर्स ने नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को तवज्जो देना शुरू किया। सोफी के लिए यह सब बहुत मैजिकल लगता है, जैसे वह एक टाइम मशीन में बैठकर उस दौर में जा रही हो जहां विचारों की क्रांति हो रही थी। उसे समझ आता है कि एथेंस केवल एक शहर नहीं था, बल्कि एक विचार था, एक ऐसा विचार जहां इंसान ने पहली बार खुद को यूनिवर्स का पार्ट मानकर सोचने की शुरुआत की। अब सोफी न केवल एक पढ़ने वाली लड़की रह गई थी, बल्कि वह भी धीरे धीरे एक थिंकर बन रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी एथेंस के रास्तों पर चलने वाले लोग बनते थे। सोफी अब एक ऐसे फिलोसोफर से मिलती है जिसने सुकरात के आइडियाज को ना सिर्फ बचाकर रखा, बल्कि उन्हें और भी आगे बढ़ाया, प्लेटो। चिट्ठी में उसे प्लेटो के जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से बताया गया था। सोफी को यह जानकर अच्छा लगता है कि प्लेटो सुकरात का स्टूडेंट था और उसने सुकरात की टीचिंग्स को डायलॉग्स की फॉर्म में लिखा। इन डायलॉग्स में सुकरात एक सेंट्रल कैरेक्टर होता था। सोफी पढ़ती है कि प्लेटो का मानना था कि इस दुनिया से परे एक और दुनिया है, आइडियाज या फॉर्म्स की दुनिया, जहां हर चीज का परफेक्ट वर्जन मौजूद होता है। यानी अगर हम किसी चेयर को देखते हैं तो वो एक इम्परफेक्ट चेयर है, लेकिन असली और परफेक्ट चेयर आइडियाज की दुनिया में है। यह सोच सोफी को बहुत ही अलग और गहरी लगती है। उसे लगता है जैसे यह बात सपनों की तरह है, मगर उसमें कुछ सच्चाई भी छुपी है। प्लेटो का यह भी मानना था कि हमारा सोल पहले से ही उन परफेक्ट फॉर्म्स को जानता है, लेकिन जब वह इस फिजिकल दुनिया में आता है तो सब भूल जाता है। सीखना मतलब उन चीज़ों को फिर से याद करना होता है। यह सोच सोफी को बहुत फैसिनेट करती है। वह सोचती है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे अंदर पहले से होता है? प्लेटो के एलिगोरी ऑफ द केव ने सोफी को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। उसमें यह बताया गया था कि हम सब एक केव में रहते हैं, जहां हम सिर्फ शैडोज देखते हैं और उन्हें ही रियलिटी समझते हैं, लेकिन असली दुनिया उससे बाहर है, जहां लाइट और ट्रूथ है। और फिलॉसफर वही होता है जो उस केव से बाहर जाता है और फिर दूसरों को भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। सोफी इस एलिगोरी को अपनी जिंदगी से जोड़ने लगती है। उसे लगता है जैसे वह भी अब तक शैडो वर्ल्ड में थी और अब फिलॉसफी उसे बाहर की रोशनी की तरफ खींच रही है। प्लेटो की एकेडमी और उसका शिक्षा पर जोर सोफी को इंस्पायर करता है। प्लेटो का यह विश्वास कि रूलर को फिलॉसफर होना चाहिए, फिलॉसफर किंग, सोफी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आज की दुनिया में ऐसा मुमकिन है। प्लेटो की सोच ने सोफी के लिए सच और इल्यूजन के बीच की बाउंड्रीज को हिला दिया था। अब उसे लगने लगा था कि फिलॉसफी सिर्फ सोचने का विषय नहीं,
बल्कि देखने का एक नया तरीका है, एक नई नज़र जो चीज़ों की गहराई तक पहुंच सकती है। सोफी एक दिन स्कूल से लौटते हुए फिर से अपने गार्डन के पास वाले पुराने रास्ते से जाती है। वहां उसे एक नई चिट्ठी मिलती है, लेकिन इस बार कुछ अजीब होता है। चिट्ठी सोफी के नाम की नहीं होती, बल्कि किसी हिल्डे म्यूलर क्नाग नाम की लड़की के लिए होती है। सोफी हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये चिट्ठी गलती से यहाँ कैसे आ गई। जब वो चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें वही जाना पहचाना अंदाज होता है, जैसे पहले वाली फिलॉसफी चिट्ठियों में था। लेकिन अब उसमें लिखा है कि ये चिट्ठी मेजर एल्बर्ट क्नाग की तरफ से उनकी बेटी हिल्डे के लिए है। सोफी पहली बार महसूस करती है कि शायद वो अकेली नहीं है जिसे ये सारे मैसेज मिल रहे हैं। उसे लगता है कि कहीं वो खुद किसी और की कहानी का हिस्सा तो नहीं। वो सोच में डूब जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी पूरी जिंदगी किसी और की इमेजिनेशन या राइटिंग का हिस्सा है। ये सोचकर उसके मन में डर और उत्सुकता दोनों पैदा होते हैं। इस चैप्टर में पहली बार हिल्डे और मेजर क्नाग का जिक्र आता है, जो बाद में कहानी की पूरी दिशा बदल देते हैं। सोफी अब जान चुकी है कि ये एक सिंपल फिलॉसफी कोर्स नहीं है। उसके आसपास कुछ और बड़ा चल रहा है, कुछ मिस्टीरियस, कुछ डीपर। अब उसकी तलाश सिर्फ विजडम की नहीं, अपनी आइडेंटिटी की भी है। सोफी इस बार अपनी जिज्ञासा से मजबूर होकर उस रहस्यमयी रास्ते पर चल पड़ती है जो उसे एक पुराने सुनसान से घर की तरफ ले जाता है। वो है द मेजर्स कैबिन। उसने इस जगह के बारे में पहले कुछ नहीं सुना था, लेकिन अब यह कैबिन उसके दिमाग में घर कर गया था। रास्ते में उसे एक छोटा सा गेट और एक पाथ दिखाई देता है जो जंगलों से होकर उस केबिन तक पहुंचता है। सोफी डरते डरते अंदर जाती है और उसे वहां एक अजीब सा माहौल महसूस होता है, जैसे वहां कोई मौजूद है या कुछ उसके लिए छोड़ा गया है। केबिन के अंदर वह चारों तरफ देखती है, धूल भरे फर्नीचर, पुराने कागज और एक टेबल जिस पर कुछ सामान पड़ा है। सोफी को वहां कुछ पर्सनल चीजें मिलती हैं, जैसे किसी ने उन्हें वहां खास तौर पर उसके लिए छोड़ा हो। सबसे अजीब बात यह होती है कि वहां उसे कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जो उसी से जुड़ी होती हैं। एक पोस्ट कार्ड, उसके नाम पर चिट्ठी और एक सफेद स्कार्फ जैसा कुछ, जो सोफी को कंफ्यूज कर देता है कि क्या कोई उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। वह सोचती है, क्या ये वही अल्बर्टो है जो उसे ये चिट्ठियां भेज रहा है, या कोई और व्यक्ति भी इस कहानी में शामिल है। कैबिन में उसे ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो, एक शांत गूढ़ सी खामोशी जो उसे फिलॉसफी की दुनिया से भी ज्यादा गहराई में ले जाती है। सोफी कैबिन को गौर से देखती है और उसे लगता है कि यहां सब कुछ सिंबॉलिक है। शायद ये कोई संकेत है किसी बड़े रहस्य का। जब वह कैबिन से निकलती है तो उसके मन में कई सवाल होते हैं। कौन है ये मेजर? क्या वह भी उसी की तरह एक पजल का हिस्सा है? क्या यह कैबिन सिर्फ एक जगह है या किसी और बड़े फिलोसॉफिकल मैसेज का हिस्सा? लेकिन सोफी अब इन सवालों से डरती नहीं है। वह उन्हें अपनाती है, क्योंकि अब वह खुद को एक डिटेक्टिव की तरह महसूस करने लगी है, एक ऐसी सीकर जो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि सच्चाई की खोज में है। द मेजर्स कैबिन अब उसके लिए सिर्फ एक केबिन नहीं बल्कि एक सिंबल बन जाता है, मिस्ट्री, आइडेंटिटी और पर्पस की खोज का सिंबल। सोफी अब एक नए फिलॉसफर से मिलती है, एरिस्टोटल, जो प्लेटो का स्टूडेंट था लेकिन अपनी सोच में उससे बिल्कुल अलग था। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि जहां प्लेटो ने दो दुनियाओं का कॉन्सेप्ट दिया था, एक फिजिकल वर्ल्ड और दूसरी आइडियाज की वर्ल्ड, वहीं एरिस्टोटल ने माना कि यहीं इस फिजिकल दुनिया में ही सच्चाई छिपी है। एरिस्टोटल के लिए चीज़ों को समझने का तरीका था उन्हें ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और कैटेगराइज करना। चिट्ठी में सोफी को बताया गया कि एरिस्टोटल ने नेचर, एनिमल्स, लॉजिक, पोएट्री, एथिक्स और पॉलिटिक्स जैसे ढेर सारे विषयों पर गहराई से काम किया था। उसे यह भी समझाया गया कि एरिस्टोटल ने चीज़ों को फॉर्म और सब्सटेंस में बांटा, यानी कोई भी चीज़ कैसी दिखती है, फॉर्म,
और असल में बनी किससे है, सब्सटेंस। सोफी को यह तरीका बहुत लॉजिकल और साइंटिफिक लगता है, जैसे वह किसी लैब में बैठकर चीज़ों की स्टडी कर रही हो। उसे यह भी समझ आता है कि एरिस्टोटल ने 4 कारणों, कॉजेस का कॉन्सेप्ट दिया था। किसी भी चीज़ को पूरी तरह समझने के लिए हमें जानना चाहिए कि वह किससे बनी है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका पर्पस क्या है और वह कैसे बनी। ये तरीका सोफी को बेहद सिस्टमैटिक लगता है। एरिस्टोटल का मानना था कि नॉलेज अनुभव से आता है, यानी हम जो कुछ सेंसेस से महसूस करते हैं वही हमारी अंडरस्टैंडिंग की नींव है। ये प्लेटो के विचारों से बिल्कुल उलटा था, जिसने कहा था कि सेंसेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सोफी को अब धीरे धीरे यह एहसास होता है कि फिलॉसफी में कोई एक फाइनल ट्रूथ नहीं होती, बल्कि हर फिलॉसफर अपने ऑब्जर्वेशन के अनुसार दुनिया को अलग अलग ढंग से समझाता है। एरिस्टोटल ने एथिक्स पर भी जोर दिया। उसका बिलीफ था कि इंसान का अल्टीमेट गोल है हैप्पीनेस, और वो तभी पॉसिबल है जब इंसान अपनी नेचर के अनुसार जिए। वह कहता है कि इंसान को बैलेंस या गोल्डन मीन में रहना चाहिए, न ज्यादा न कम। सोफी के लिए यह सब बेहद फ्रेश लगता है, जैसे वह सिर्फ सोच नहीं रही बल्कि एक नई तरह से जीना भी सीख रही है। एरिस्टोटल की इस ग्राउंडेड लॉजिकल थिंकिंग ने सोफी को प्लेटो की ड्रीमी आइडियलिज्म से बिल्कुल अलग एक रियल वर्ल्ड की तरफ खींच लिया, जहां चीजें सपनों में नहीं बल्कि हर दिन के अनुभव में छुपी होती हैं। सोफी अब ग्रीक फिलॉसफी के एक नए दौर में प्रवेश करती है, हेलेनिज्म। अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि प्लेटो और एरिस्टोटल के बाद फिलॉसफी ने एक नया रास्ता अपनाया, जहां विचार अब सिर्फ ट्रूथ और लॉजिक तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंसान की पर्सनल लाइफ, इमोशन और इनर पीस पर भी जोर दिया जाने लगा। सोफी को बताया गया कि हेलेनिज्म का समय लगभग 300 साल तक चला और इसका असर पूरे ग्रीक और रोमन वर्ल्ड में फैला। ये वो समय था जब अलेक्जेंडर द ग्रेट की वजह से ग्रीक कल्चर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगा था और लोग कई नए चैलेंजेस और बदलावों का सामना कर रहे थे। इसी समय फिलॉसफी भी और पर्सनल हो गई। अब सवाल था कि कैसे जिएं? सोफी को बताया गया कि इस दौर की फिलॉसफी 3 मुख्य स्कूल्स में बंटी थी, स्टोइसिज्म, एपिक्यूरियनिज्म और सिनिसिज्म। सिनिक्स का मानना था कि हैप्पीनेस चीज़ों से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंस से मिलती है। वे लोग सिंपल लाइफ में बिलीव करते थे, जैसे कि डायोजनीस, जिसने पूरी जिंदगी एक बैरल में रहकर गुजारी। एपिक्यूरियंस का मानना था कि प्लेजर सबसे अल्टीमेट गोल है, लेकिन वो प्लेजर को एंजॉयमेंट या लग्जरी नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड और फ्रीडम फ्रॉम फियर कहते थे। सोफी को ये सोच बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि सच्चा सुख डर और दुख से मुक्ति में है, ना कि वेल्थ या सक्सेस में। फिर आते हैं स्टोइक्स, जिन्होंने माना कि नेचर के लॉ के अनुसार जीना चाहिए और हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। उनके लिए हर चीज प्री डिटरमिन्ड थी और खुशी का रास्ता है एक्सेप्टेंस। सोफी को स्टोइक्स का ये एटीट्यूड बहुत मैच्योर लगता है कि दुख या तकलीफ से घबराने की बजाय उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे अब यह समझ आने लगता है कि फिलॉसफी सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि जिंदगी को बेहतर और गहराई से समझने का तरीका है। अल्बर्टो उसे यह भी बताता है कि हेलेनिस्टिक फिलॉसफर्स ने ईस्टर्न आइडियाज से भी इन्फ्लुएंस लिया, जैसे इंडिया और पर्शिया की टीचिंग से। इसने सोफी को और उत्साहित कर दिया। उसे लगा कि अब वो सिर्फ ग्रीक फिलॉसफी नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की सोच को जान रही है। हेलेनिज्म का यह प्रैक्टिकल और इमोशनल रूप सोफी के मन में एक नया सवाल छोड़ देता है। क्या फिलॉसफी हमें केवल सिखाने के लिए है या सच में हमारी जिंदगी बदलने के लिए? सोफी अब अपने विचारों की दुनिया में और गहराई तक उतर रही है। इस बार अल्बर्टो की चिट्ठी उसे एक बहुत ही अनोखे सवाल से रूबरू कराती है। क्या ईस्ट और वेस्ट की सोचने और जीने की शैली एक जैसी है? चैप्टर का नाम है 2 संस्कृतियां और इसमें अल्बर्ट सोफी को बताता है
कि दुनिया में दो बड़ी फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस रही हैं, एक वेस्टर्न और दूसरी ईस्टर्न। सोफी को अब यह समझाया जा रहा है कि जहां वेस्टर्न कल्चर यानी यूरोप और ग्रीस की फिलॉसफी लॉजिक, रीजनिंग और इंडिविजुअलिटी पर आधारित रही है, वहीं ईस्टर्न कल्चर यानी इंडिया, चाइना और दूसरे एशियाई देशों की फिलॉसफी इनर पीस, बैलेंस और यूनिटी पर जोर देती है। सोफी को यह जानकर हैरानी होती है कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने हमेशा क्वेश्चंस पूछे, डिबेट्स किए और दुनिया को टुकड़ों में बांटकर एनालिसिस किया। वहीं ईस्टर्न थिंकर्स ने दुनिया को एक होल के रूप में देखा, जैसे सब कुछ एक ही कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा है। अल्बर्टो उसे टाओइज्म, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म की ब्रीफली झलक दिखाता है और समझाता है कि वहाँ ईगो को खत्म करना, डिजायर से मुक्त होना और नेचर के साथ हार्मनी में जीना ही अल्टीमेट गोल होता है। सोफी सोचने लगती है कि क्या फिलॉसफी का मतलब सिर्फ सोच विचार करना है या फिर खुद को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। उसे ये कॉन्ट्रास्ट बहुत फैसिनेटिंग लगता है, एक तरफ रैशनैलिटी और लॉजिक, दूसरी तरफ साइलेंस और मेडिटेशन। चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि वेस्टर्न ट्रेडिशन में इंसान को यूनिवर्स से अलग माना गया है, जबकि ईस्टर्न फिलॉसफी में इंसान यूनिवर्स का ही एक हिस्सा है। सोफी को लगता है कि यह सोचने का एक नया तरीका है। हो सकता है सच्चाई कहीं बीच में हो। उसे ये भी समझ आता है कि क्यों वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ज़्यादा प्रोग्रेस और टेक्नोलॉजी दिखती है और ईस्टर्न सोसाइटीज़ में इनर पीस और स्पिरिचुअल थिंकिंग। ये कंपैरिजन सोफी के मन में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन साथ ही उसे अंदर से शांत भी करता है। अब उसे लगने लगा है कि वो सिर्फ एक नॉर्वेजियन गर्ल नहीं, बल्कि एक ग्लोबल थिंकर बनती जा रही है। और शायद यही फिलॉसफी का असली असर है, वो सोचने के साथ साथ महसूस करना भी सिखाती है। दो संस्कृतियां अध्याय सोफी को एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां वो पूर्व और पश्चिम दोनों को समझकर खुद को और जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगती है। सोफी अब एक ऐसे समय में पहुंचती है जिसे अक्सर अंधकार युग यानी डार्क एजेस कहा जाता है, द मिडिल एजेस। लेकिन अल्बर्टो उसे बताता है कि यह दौर सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ब्रिज था जो ग्रीक और रोमन फिलॉसफी को आगे ले गया और उसे क्रिश्चियन सोच के साथ जोड़ दिया। सोफी को चिट्ठी में बताया जाता है कि मिडिल एजेस लगभग 400 से 1400 ईस्वी तक फैला हुआ था और इस दौरान यूरोप में क्रिश्चियनिटी का प्रभाव बहुत गहरा हो गया था। फिलॉसफी अब पूरी तरह रिलीजन के अधीन हो गई थी। यह समय था जब चर्च का दबदबा सबसे ज्यादा था और सभी बड़े सवाल जैसे यूनिवर्स कैसे बना, इंसान का पर्पस क्या है और सच क्या है, इन सब का जवाब बाइबल में खोजा जाता था। सोफी को बताया जाता है कि इस समय के फिलोसोफर्स का मेन गोल था फेथ और रीजन को जोड़ना। उन्हें विश्वास था कि भगवान ही अल्टीमेट ट्रूथ है, लेकिन फिर भी उन्होंने लॉजिक और फिलॉसफी का इस्तेमाल किया ताकि उस फेथ को समझा और सिद्ध किया जा सके। सबसे मशहूर थिंकर इस दौर के थे सेंट अगस्टीन और सेंट थॉमस एक्वाइनस। ऑगस्टीन ने प्लेटो के आइडियाज को क्रिश्चियनिटी के साथ मिलाने की कोशिश की, जबकि एक्वाइनस ने एरिस्टोटल की थिंकिंग को बेस बनाकर भगवान के अस्तित्व को लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की। सोफी को यह जानकर दिलचस्प लगता है कि एरिस्टोटल की आइडियाज जो कभी चर्च को असहज लगती थीं, वही धीरे धीरे उनके लिए यूजफुल बन गई। अल्बर्टो बताता है कि एक्वाइनस ने नेचुरल थियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया, यानी हम भगवान के बारे में सोच और रीजन के जरिए कुछ बातें जान सकते हैं, भले ही सब कुछ नहीं। सोफी अब देख पा रही है कि किस तरह फिलॉसफी ने रिलीजन की सेवा की, लेकिन फिर भी थिंकर्स ने अपने आइडियाज और क्यूरियोसिटी को जिंदा रखा। उसे यह भी बताया जाता है कि इस समय के थिंकर्स का विश्वास था कि फेथ और रीजन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक ही अल्टीमेट ट्रूथ की तरफ ले जाते हैं। सोफी को इस बात में बड़ी समझदारी नजर आती है कि जब इंसान फेथ रखे लेकिन सोचता भी रहे, तभी वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचता है।
उसे यह भी लगने लगता है कि हर युग में फिलॉसफी ने अपने समय की ज़रूरतों के हिसाब से अपना रूप बदला है। मिडिल एजेस का यह दौर सोफी के लिए एक रिमाइंडर बन जाता है कि भले ही दुनिया बदलती रहे, सवाल पूछना और जवाब तलाशना कभी बंद नहीं होना चाहिए। सोफी अब एक ऐसे दौर में प्रवेश करती है जो पूरी दुनिया के लिए जागने का समय था, द रेनेसांस यानी पुनर्जागरण। अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि यह समय लगभग 1400 से 1600 ईस्वी के बीच का था, जब यूरोप ने एक लंबी नींद से जागकर आर्ट, साइंस और फिलॉसफी की रोशनी में कदम रखा। सोफी को यह समझाया जाता है कि रेनेसांस का मतलब है पुनर्जन्म, और इस दौर में ग्रीक और रोमन थिंकिंग का दोबारा स्वागत हुआ। अब चर्च का असर थोड़ा कम होने लगा था और इंसान ने खुद को, अपनी सोच को और नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। सोफी को बताया गया कि पहले लोग सिर्फ भगवान और स्वर्ग के बारे में सोचते थे, लेकिन अब उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदला। अब सवाल था कि इंसान कौन है, वो क्या कर सकता है और उसकी अपनी शक्ति क्या है। अल्बर्टो उसे लियोनार्डो दा विंची, मिकेलैंजेलो जैसे आर्टिस्ट्स के बारे में बताता है, जिन्होंने इंसान के शरीर, नेचर और इमोशंस को समझकर उसे आर्ट के जरिए जिंदा कर दिया। साइंस में भी एक नई थिंकिंग शुरू हुई। गैलीलियो और कोपरनिकस ने बताया कि धरती नहीं, सूरज ब्रह्मांड का सेंटर है। सोफी को लगता है जैसे सच की खोज अब फिर से जिंदा हो रही थी। फिलॉसफी में भी इसी तरह का बदलाव आया। अब थिंकर्स ने फिर से सवाल पूछने शुरू किए, ठीक वैसे ही जैसे सोक्रेटिस और प्लेटो करते थे। सोफी को यह सुनकर अच्छा लगता है कि फिलॉसफी फिर से इंडिपेंडेंट हो रही थी। ह्यूमनिज्म इस दौर की सबसे खास थिंकिंग थी, एक ऐसा विचार जहां इंसान को ही दुनिया का केंद्र माना गया। अब इंसान को भगवान से कम नहीं समझा गया, बल्कि उसकी सोच, उसकी कला और उसकी खोजों को सेलिब्रेट किया गया। सोफी अब महसूस करती है कि यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर भी था। लोग अपने मन और आत्मा को जानने की कोशिश कर रहे थे। ये रेनेसांस उसे खुद अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करता है। उसे लगता है कि जैसे जैसे फिलॉसफी बदलती जा रही है, वो भी बदल रही है। अब वो एक ऐसी लड़की नहीं रही जो सिर्फ सवाल पढ़ती है, बल्कि अब वो खुद भी सोचने लगी है कि उसे अपने जीवन में क्या जानना है, क्या समझना है। रेनेसांस का ये चैप्टर सोफी को एक नई रोशनी दिखाता है, एक सोच कि इंसान चाहे तो अपने विचारों से पूरी दुनिया बदल सकता है। सोफी अब एक ऐसे दौर में पहुंचती है जो थोड़ा ड्रामेटिक, थोड़ा मिस्टीरियस और बहुत एक्सप्रेसिव है, बारोक युग। अल्बर्टो उसे इस चिट्ठी में बताता है कि रेनेसांस के बाद का समय, यानी 1600 से 1700 तक का दौर बारोक कहलाता है, और ये समय था जब कला, संगीत और फिलॉसफी में बहुत गहराई और भावनाएं आ गई थीं। सोफी को बताया जाता है कि यह युग एक तरह की टेंशन को दर्शाता है, जैसे हर चीज के दो पहलू हों, धरती और स्वर्ग, शरीर और आत्मा, यथार्थ और सपना। चर्च अब भी पावर में थी, लेकिन साइंस और फिलॉसफी ने भी अपनी जड़ें जमानी शुरू कर दी थी। इस समय के कलाकारों और थिंकर्स ने दुनिया को बहुत इंटेंस तरीके से देखना शुरू किया। अल्बर्टो उसे बताता है कि बारोक थिंकर्स को लगता था कि जीवन एक इल्यूजन है, एक नाटक जिसकी सच्चाई शायद हमें कभी पता न चले। सोफी को यह विचार थोड़ा डरावना लेकिन बहुत दिलचस्प लगता है। एक खास प्लेराइट था कैल्डेरॉन, जिसने कहा, लाइफ इज अ ड्रीम, यानी जिंदगी सिर्फ एक सपना है। सोफी अब इस बात पर सोचने लगती है कि क्या वाकई हम जो देख रहे हैं वो सब सच है, या हमारी सोच और परसेप्शन ही सब कुछ तय करती है। बरोक एरा में फिलॉसफी और थियोलॉजी फिर से करीब आ गई थी, लेकिन अब सवाल और गहरे हो गए थे। सोफी को बताया जाता है कि अब कुछ थिंकर्स ने यूनिवर्स को एक बड़ी क्लॉक की तरह देखा, एक ऐसा सिस्टम जो किसी बड़े डिजाइनर यानी भगवान ने बनाया है। लेकिन साथ ही ये भी माना जाने लगा कि इंसान को खुद सोचने और समझने की पूरी आज़ादी है। इस युग में आर्ट और आर्किटेक्चर भी
बहुत डिटेल्ड और ग्रैंड हो गई थी, जैसे हर चीज अपने इमोशंस को लाउडली एक्सप्रेस कर रही हो। सोफी को लगता है कि यह दौर बहुत इंटेंस रहा होगा, जहां लोग सिमल्टेनियसली फेथ और डाउट, लॉजिक और इमोशन, ब्यूटी और केओस सबके बीच जी रहे थे। अल्बर्टो उसे यह भी बताता है कि यह टेंशन, ये ड्युअलिटी ही बरोक की पहचान थी। सोफी को अब समझ में आने लगा है कि हर युग का अपना फ्लेवर होता है और हर दौर इंसान को थोड़ा और गहरा बना देता है। बरोक ईरा उसे एक ऐसा समय लगता है जहां जिंदगी और मौत, सपना और सच्चाई सब एक साथ चल रहे थे, जैसे एक म्यूजिकल सिम्फनी जिसमें हर इमोशन की एक आवाज हो। सोफी अब एक ऐसे थिंकर से मिलती है जिसने फिलॉसफी की दुनिया को पूरी तरह हिला दिया, रेने देकार्त। अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे बताया जाता है कि डेकार्ट को मॉडर्न फिलॉसफी का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने पूरी सोच को एक नई दिशा दी। डेकार्ट का सबसे फेमस वाक्य था कोजिटो एर्गो सम, यानी आई थिंक देयरफॉर आई एम। सोफी को यह सुनकर गहरा झटका लगता है कि कोई सिर्फ सोचने के आधार पर अपने अस्तित्व को साबित कर सकता है। अल्बर्टो समझाता है कि डेकार्ट एक बहुत ही लॉजिकल और केयरफुल थिंकर था, जो किसी भी बात को तब तक सच नहीं मानता था जब तक वो उसे पूरी तरह डाउट करके टेस्ट न कर ले। सोफी अब देखती है कि फिलॉसफी अब फेथ या ट्रेडिशन पर नहीं, बल्कि रीजन और सर्टेनिटी पर टिक रही है। डेकार्ट ने सोचा कि अगर हर चीज पर शक किया जा सकता है, यहां तक कि हमारी आंखों से देखी चीजों पर भी, तो क्या ऐसा कोई ट्रूथ है जिस पर शक न किया जा सके? और तभी उसे जवाब मिला, सोचने की क्रिया पर। अगर वो सोच सकती है तो वो जरूर एग्जिस्ट करती है। सोफी को यह बात बहुत डीप लगती है कि सोच ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। डेकार्ट ने अपने डाउट को एक टूल की तरह यूज किया। उसे लगा कि अगर वो हर बात पर शक करता है तो धीरे धीरे वो ऐसी कुछ बातें खोज पाएगा जिन पर कोई शक नहीं किया जा सकता, और ऐसे कुछ बेसिक ट्रूथ से वो पूरी नॉलेज की बिल्डिंग बनाना चाहता था। डेकार्ट मैथमेटिशियन भी था, इसलिए उसे लगता था कि फिलॉसफी को भी मैथ जितना क्लियर और लॉजिकल होना चाहिए। सोफी को अब लगता है कि डेकार्ट एक ऐसा फिलॉसफर था जो पूरी सर्टेनिटी चाहता था, ऐसा ट्रूथ जो हर किसी के लिए हर समय में यूनिवर्सल हो। लेकिन साथ ही डेकार्ट ने भगवान के अस्तित्व को भी लॉजिकली प्रूव करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर हमारे दिमाग में पूर्ण प्राणी की आइडिया है तो वो आइडिया किसी इम्परफेक्ट इंसान के अंदर खुद नहीं आ सकती, उसे किसी परफेक्ट सोर्स से आना होगा, यानी भगवान से। सोफी अब समझ रही है कि डेकार्ट एक ऐसा पुल था जो फेथ और रीजन के बीच बना था, एक ऐसा थिंकर जो मेडिवल डाउट से निकलकर मॉडर्न क्लैरिटी की ओर बढ़ा। सोफी अब एक ऐसे फिलॉसफर से मिलती है जिसने भगवान, प्रकृति और इंसान की सोच को एक नई रोशनी में देखा, बरुख स्पिनोजा। अल्बर्टो उसे बताता है कि स्पिनोजा एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी सोच इतनी अलग और रेवोल्यूशनरी थी कि उसे उसके अपने धर्म समुदाय से निकाल दिया गया। सोफी को बताया जाता है कि स्पिनोजा ने एक बहुत ही अनोखा और क्लियर तरीका अपनाया सोचने का। वो मानता था कि भगवान और प्रकृति एक ही चीज है, यानी गॉड इज नॉट समवन सिटिंग इन द स्काई, बल्कि हर चीज में जो ऑर्डर, स्ट्रक्चर और ब्यूटी है वही गॉड है। सोफी को यह बात पहले तो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन फिर वो समझती है कि स्पिनोजा एक ऐसा थिंकर है जो स्पिरिचुअलिटी को नेचर से जोड़ता है। स्पिनोजा के लिए यूनिवर्स कोई ऐसी जगह नहीं थी जिसे भगवान बाहर से चला रहे हो। यूनिवर्स खुद भगवान का एक्सप्रेशन था। सोफी अब महसूस करती है कि स्पिनोजा इंसान को नेचर का हिस्सा मानते थे, कोई अलग एंटिटी नहीं। इसी कारण उन्होंने ह्यूमन इमोशंस, डिजायर्स और एक्शंस को भी साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश की, जैसे कि हम जियोमेट्री के नियम समझते हैं। अल्बर्टो बताता है कि स्पिनोजा को लगता था कि ट्रू फ्रीडम तब मिलती है जब हम अपने इमोशंस और डिजायर्स को ठीक से समझें और
उनकी वजह जाने। यानी इंसान तभी आजाद है जब वो अपने आप को पूरी तरह पहचान ले। सोफी को लगता है कि स्पिनोजा की बातों में बहुत काल्मनेस और लॉजिक है। वो किसी डर या फेथ से नहीं, बल्कि रीजन और अंडरस्टैंडिंग से जीने की बात करता है। स्पिनोजा एथिक्स के जरिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां लोग अपने मन, नेचर और यूनिवर्स को समझकर शांति से जी सकें। उसे यह भी बताया जाता है कि स्पिनोजा का फिलॉसफी सिस्टम बहुत टाइट और क्लियर था। उसने पूरी किताब एथिक्स को जियोमेट्रिक मेथड से लिखा, जैसे कि मैथमेटिकल प्रूफ्स दिए जा रहे हों। सोफी को ऐसा लगता है कि स्पिनोजा एक फिलॉसफर कम और एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ज्यादा है। उसकी थिंकिंग में कोई पर्सनल गॉड नहीं है, लेकिन फिर भी हर चीज में एक डिवाइन यूनिटी है, एक ऐसा बैलेंस जहां सब कुछ एक सिस्टम का हिस्सा है। स्पिनोजा की क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी सोफी को बहुत इंस्पायर करती है। वो अब नेचर को और गहराई से देखने लगती है। सोफी अब एक ऐसे थिंकर से रूबरू होती है जिसने इंसानी सोच और नॉलेज को लेकर बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नजरिया अपनाया, जॉन लॉक। अल्बर्टो की चिट्ठी में सोफी को बताया जाता है कि लॉक ने फिलॉसफी को एक नई डायरेक्शन दी, जिसमें एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन को सबसे ऊपर रखा गया। लॉक को मॉडर्न एम्पिरिसिज्म का फाउंडर माना जाता है। उसने कहा कि इंसान का दिमाग जन्म के वक्त एक ब्लैंक स्लेट होता है, जिसे उसने लैटिन में ताबुला रासा कहा। सोफी को यह बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हम जो कुछ भी जानते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से आता है। कोई आइडिया पहले से हमारे दिमाग में नहीं होता। लॉक ने डेकार्ट की बातों से अलग सोचते हुए कहा कि कोई भी नॉलेज ऐसा नहीं है जो इंसान को जन्म से ही पता हो। उसने बताया कि हम दो तरह के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, एक बाहर की दुनिया से जो हम सेंसेस से महसूस करते हैं, जैसे देखना, सुनना, छूना, और दूसरा अपने मन के अंदर की थिंकिंग से। सोफी को लगता है कि लॉक बहुत लॉजिकल ढंग से बता रहा है कि हम कैसे दुनिया को समझते हैं। अल्बर्टो उसे बताता है कि लॉक का मानना था कि आइडियाज दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आइडियाज हमें सीधे अनुभव से मिलते हैं, जैसे कोई रंग या गंध, और कॉम्प्लेक्स आइडियाज हम उन सिंपल आइडियाज को मिलाकर बनाते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट। सोफी अब जान रही है कि लॉक की सोच बहुत ग्राउंडेड है। वो कहता है कि अगर हमें किसी चीज का अनुभव नहीं है तो हम उस बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। लॉक ने सिर्फ नॉलेज की बात नहीं की, बल्कि पॉलिटिक्स और सोसाइटी को लेकर भी स्ट्रॉन्ग आइडियाज दिए। उसने कहा कि हर इंसान के पास नेचुरल राइट्स होते हैं, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, और किसी भी गवर्नमेंट का काम है उन राइट्स की रक्षा करना। सोफी को लगता है कि ये आइडियाज बहुत अहेड ऑफ टाइम थे, क्योंकि उन्होंने बाद में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस किया। लॉक के आइडियाज में उसे फ्रीडम, रीजन और इक्वालिटी की गूंज सुनाई देती है। वह अब महसूस करती है कि फिलॉसफी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज नहीं है, बल्कि ये तो वो फाउंडेशन है जिस पर एक अच्छा और फेयर समाज बन सकता है। सोफी की सोच अब और प्रैक्टिकल हो गई है और वो खुद अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा सीरियस लेने लगी है। सोफी अब मिलती है एक ऐसे फिलॉसफर से जिसने ह्यूमन माइंड और नॉलेज के बारे में बहुत ही शार्प और क्रिटिकल थिंकिंग की, डेविड ह्यूम। अल्बर्टो की चिट्ठी में उसे पता चलता है कि ह्यूम एक स्कॉटिश थिंकर था जिसने लॉक और एम्पिरिसिस्ट ट्रेडिशन को और आगे बढ़ाया, लेकिन साथ ही उसे चैलेंज भी किया। सोफी को बताया जाता है कि ह्यूम ने कहा, हमें जो कुछ भी नॉलेज है वो सिर्फ हमारे अनुभव पर आधारित है, और इसके बाहर की कोई बात हम पक्के तौर पर नहीं जान सकते। यानी अगर हम किसी चीज को देख, सुन या छू नहीं सकते तो उस पर भरोसा करना तर्क संगत नहीं होगा। ह्यूम ने खास तौर पर कॉज एंड इफेक्ट को लेकर बड़ा सवाल उठाया। उसने कहा कि हम कभी डायरेक्टली कॉज को देख नहीं सकते, हम बस घटनाओं के बीच रेगुलर कनेक्शन देखते हैं। जैसे अगर आग से हाथ जलता है तो हम कहते हैं कि आग जलने की वजह है, लेकिन असल में ये सिर्फ हमारी आदत है, एक्सपेक्टेशन है, साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं।
सोफी को लगता है ये बात थोड़ी अनसेटलिंग है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम नेचर के लॉज को भी पूरी सर्टेनिटी से नहीं जान सकते। ह्यूम ने रिलीजन को भी उसी लॉजिक से देखा। उसने कहा कि मिरेकल्स पर यकीन करना इरैशनल है, क्योंकि वो हमारे कॉमन एक्सपीरियंस के अगेंस्ट होते हैं। सोफी को लगता है कि ह्यूम बहुत ही ऑनेस्ट थिंकर है, जो कोई भी बिलीफ सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि वो पॉपुलर है। ह्यूम का एक और बड़ा पॉइंट था, इंसान डिसीजंस सिर्फ रीजन से नहीं, इमोशंस और हैबिट्स से करता है। यानी हम खुद को जितना भी लॉजिकल समझें, असल में हमारी डिजायर्स और फीलिंग्स ही हमें ड्राइव करती हैं। अल्बर्टो बताता है कि ह्यूम की ये सोच साइकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रही है। सोफी अब खुद को और अपने चॉइसेस को गहराई से देखने लगती है। क्या वो भी सिर्फ हैबिट की वजह से कुछ मानती है? क्या वो भी चीज़ों को रीज़न की बजाय फीलिंग से डिसाइड करती है? ह्यूम की बातें उसे खुद की सोच पर शक करने को मजबूर करती हैं, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आता है कि सिर्फ डाउट या स्केप्टिसिज्म से ही नई क्लैरिटी मिलती है। ह्यूम के बाद सोफी को फिलॉसफी एक मिरर की तरह लगने लगती है, जिसमें वो खुद को और अपने माइंड को साफ साफ देख सकती है। सोफी अब जिस फिलॉसफर के बारे में जानती है, उसका नाम है जॉर्ज बर्कली, एक ऐसा थिंकर जिसने रियलिटी की डेफिनेशन को ही उलट दिया। अल्बर्टो की चिट्ठी में सोफी को बताया जाता है कि बर्कली एक आयरिश फिलॉसफर था, जिसने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि मटेरियल वर्ल्ड का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कोई चीज तब तक एग्जिस्ट नहीं करती जब तक कोई उसे परसीव न करे। उसका फेमस कोट था, टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी कुछ होना ही तभी मुमकिन है जब कोई उसे देखे, सुने या महसूस करे। सोफी को यह बहुत अजीब और कंफ्यूजिंग लगता है। क्या अगर वो किसी कमरे से बाहर निकल जाए तो वो कमरा एग्जिस्ट करना बंद कर देगा? लेकिन अल्बर्टो उसे समझाता है कि बर्कली का मतलब ये नहीं कि चीजें मैजिक की तरह वैनिश हो जाती हैं, बल्कि वो कहता है कि सब कुछ एक ऐसी कॉन्शियसनेस में है जो हमेशा देख रही है, और बर्कली के लिए वो कॉन्शियसनेस है गॉड। सोफी धीरे धीरे समझने लगती है कि बर्कले के हिसाब से पूरा यूनिवर्स एक तरह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, न कि कोई सॉलिड मटेरियल ऑब्जेक्ट। यानी फिजिकल रियलिटी भी तभी रियल है जब कोई माइंड उसे देख या समझ रहा हो। इस सोच से सोफी को फिर डेकार्ट और लॉक की बातें याद आती हैं, और वो सोचती है कि फिलॉसफी में कैसे हर थिंकर एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करता है। बर्कले की फिलॉसफी आइडियलिज्म कहलाती है, जिसमें आइडियाज को ही रियलिटी माना जाता है। अल्बर्टो बताता है कि बर्कले को लगता था कि अगर हम गॉड की मौजूदगी न माने तो फिर जब कोई इंसान किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहा होता, तब वो ऑब्जेक्ट कैसे मौजूद रह सकता है। इसलिए उसने कहा कि गॉड हमेशा हर चीज को परसीव कर रहा है, इसलिए दुनिया लगातार बनी रहती है। सोफी के लिए ये सोच बहुत ही नई और चौंकाने वाली है। उसे अब समझ में आ रहा है कि रियलिटी सिर्फ बाहर की चीज नहीं, बल्कि ये हमारी कॉन्शियसनेस और परसेप्शन से गहराई से जुड़ी है। बर्कले की बातों से सोफी अब ये सोचने लगती है कि हम जिस वर्ल्ड को इतना सॉलिड और फिक्स मानते हैं, वो शायद उतना ही फ्रैजाइल है जितना हमारा परसेप्शन। अब वो अपनी सराउंडिंग्स को एक अलग नज़र से देखने लगती है, हर चीज़ को एक क्वेश्चन की तरह, एक रहस्य की तरह। और उसे समझ में आता है कि फिलॉसफी न सिर्फ आंसर्स देती है, बल्कि हमें नए क्वेश्चंस पूछने की हिम्मत भी देती है। सोफी की क्यूरियोसिटी अब उसे एक और नई जगह की ओर ले जाती है, एक रहस्यमयी जगह जिसका नाम है ब्यर्कली। ये जगह पहले सिर्फ अल्बर्टो की चिट्ठियों में और इमेजिनेशन में थी, लेकिन अब सोफी खुद वहां पहुंचने वाली है। उसे एक खास निमंत्रण मिलता है कि वो इस घर को देखने आए, जहां से उसके फिलॉसफी लेसन्स का असली राज खुलने वाला है। सोफी बहुत एक्साइटेड है, लेकिन थोड़ी नर्वस भी, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि उसकी दुनिया में कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। जब सोफी ब्यर्कली पहुंचती है तो उसे एक बहुत ही शांत, खूबसूरत और थोड़ा सा स्पूकी मैंशन दिखाई देता है,
जैसे कोई पुरानी मैजिकल जगह हो। घर के अंदर का माहौल बहुत ही रहस्यमय है, जैसे हर चीज किसी कहानी का हिस्सा हो। सोफी को वहां अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं, जैसे वो किसी ऐसी रियलिटी में प्रवेश कर चुकी है जो नॉर्मल लाइफ से बहुत अलग है। उसे वहां कुछ ऐसा लगता है जैसे ये सब कोई ड्रीम हो। चीजें बार बार बदलती हैं, आवाजें गूंजती हैं और सब कुछ थोड़ा सा अनरियल लगता है। अल्बर्टो उसे वहां मिलता है और उसे बताता है कि ब्यर्कली एक सिंबॉलिक जगह है, एक ऐसा स्पेस जो सोफी को उसकी सोच और इमेजिनेशन की नई बाउंड्रीज तक ले जाने वाला है। इस जगह पर आकर सोफी को ये रियलाइजेशन होता है कि उसके सवाल, उसका क्यूरियोसिटी और उसकी समझ, ये सब मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं। अल्बर्टो धीरे धीरे उसे इस बात की ओर ले जाता है कि शायद वो और सोफी भी किसी और की स्टोरी का हिस्सा हैं। बियर्कली में रहते हुए सोफी को लगता है कि वो एक अंतर्निहित सीमा पर खड़ी है, एक ओर वास्तविक दुनिया और दूसरी ओर कल्पना, कल्पना और फिलॉसफी की दुनिया। अल्बर्टो उसे बताता है कि ये प्लेस सिर्फ एक फिजिकल घर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां थॉट एक्सपेरिमेंट्स को जिया जा सकता है। सोफी अब समझने लगती है कि उसका पूरा जर्नी सिर्फ नॉलेज का नहीं, बल्कि आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस की डीपर खोज का हिस्सा है। ये चैप्टर इस बात का संकेत है कि अब सोफी की दुनिया बदलने वाली है और उसकी कहानी भी। अब वो सिर्फ फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं सीख रही है, वो खुद एक फिलोसॉफिकल मिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी है। सोफी अब जिस नए दौर में कदम रखती है वो है द एनलाइटनमेंट, यानी एक ऐसा समय जब रीजन, साइंस और ह्यूमन राइट्स को लेकर दुनिया में बड़ी क्रांति हुई। अल्बर्टो उसे बताता है कि एनलाइटनमेंट कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में शुरू हुई एक सोच की लहर थी, जिसने धर्म, अथॉरिटी और पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करना शुरू किया। सोफी को बताया जाता है कि इस दौर के थिंकर्स का मानना था कि इंसान अपने अनुभव और बुद्धि से ही सच्चाई जान सकता है और किसी भी ट्रूथ को ब्लाइंड फेथ से नहीं माना जाना चाहिए। इस विचारधारा ने चर्च और मोनर्की जैसी शक्तियों को भी सवालों के घेरे में ला दिया। अल्बर्टो उसे वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े एनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में बताता है, कैसे उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और जस्टिस की बात की। सोफी को यह सोच बहुत पावरफुल लगती है कि लोग पहली बार सोचने लगे थे कि हर इंसान को समान अधिकार होने चाहिए। रूसो का एक फेमस आइडिया था कि इंसान जन्म से फ्री होता है, लेकिन समाज उसे बांध देता है, और इसी से मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट का आधार बना। सोफी को यह भी समझ में आता है कि एनलाइटनमेंट ने सिर्फ पॉलिटिक्स को नहीं, बल्कि एजुकेशन, साइंस और लिटरेचर को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। न्यूटन के साइंटिफिक डिस्कवरीज ने यूनिवर्स को एक मशीन की तरह समझने में मदद की, जिससे यह मान्यता मजबूत हुई कि दुनिया में सब कुछ लॉज और लॉजिक से चलता है। सोफी सोचती है कि एनलाइटनमेंट ने इंसानों को सोचने और सवाल उठाने की आज़ादी दी, लेकिन साथ ही कुछ नए कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा किए, जैसे रिलीजन और साइंस के बीच का गैप। उसे लगता है कि यह दौर पूरी ह्यूमैनिटी के सोचने के तरीके को बदलने वाला था और इसका असर आज तक बाकी है। अल्बर्टो उसे यह भी बताता है कि एनलाइटनमेंट की वजह से ही बाद में अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे बड़े बदलाव हुए। सोफी अब खुद को उस ट्रेडिशन का हिस्सा मानने लगती है जहां सोचने की आज़ादी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। ये चैप्टर सोफी को ये सिखाता है कि सोच, तर्क और सवाल ही वो टूल्स हैं जिनसे हम समाज को और खुद को बदल सकते हैं। सोफी अब एक ऐसे फिलॉसफर से मिलने वाली है जिसने फिलॉसफी की दिशा ही बदल दी। उसका नाम है इमैनुएल कांट। अल्बर्टो उसे बताता है कि कांट ने रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स को बैलेंस करने की कोशिश की। सोफी को कांट की थिंकिंग शुरू में थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगती है,
लेकिन अल्बर्टो उसे सिंपल वर्ड्स में समझाता है कि कांट का मानना था कि नॉलेज न तो सिर्फ सेंसस से आता है और न ही सिर्फ रीजनिंग से, बल्कि दोनों की ज़रूरत होती है। यानी दुनिया के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं वो हमारे अनुभव, एक्सपीरियंस और हमारे माइंड के स्ट्रक्चर्स दोनों पर निर्भर करता है। कांट ने यह भी कहा कि हमारा माइंड एक एक्टिव रोल प्ले करता है। वो चीज़ों को ऐसे ही अब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि उन्हें ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करता है। सोफी के लिए ये बात बहुत नई होती है कि दुनिया को हम जैसे देखते हैं वो पूरी तरह ऑब्जेक्ट की रियलिटी नहीं होती, बल्कि हमारा माइंड उसे प्रोसेस करके हमें दिखाता है। कांट ने दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड किया, द थिंग इन इटसेल्फ जो रियलिटी में है, और द थिंग एज इट अपीयर्स जैसा वो हमें लगता है। और उसने कहा कि हम कभी भी चीज़ों को वैसे नहीं जान सकते जैसी वो अपने आप में होती हैं, हम बस उन्हें वैसे जान सकते हैं जैसी वो हमें दिखती हैं। सोफी अब सोचने लगती है कि उसकी खुद की परसेप्शन कितनी सीमित हो सकती है। अल्बर्टो उसे बताता है कि कांट ने मॉरल फिलॉसफी में भी बहुत गहरी बातें कही थीं, जैसे कैटेगोरिकल इम्परेटिव, जिसका मतलब है कि हमें वैसे काम करने चाहिए जैसे हम चाहते हैं कि वो नियम सब पर लागू हों। कांट का एथिक्स सेल्फिश मोटिव से नहीं, बल्कि यूनिवर्सल मॉरल लॉ से चलता है। सोफी को कांट की फिलॉसफी से ये एहसास होता है कि हर इंसान के भीतर एक मॉरल कंपेस होता है, और अगर हम खुद से सच्चे हैं तो हमें पता होता है कि सही क्या है। कांट ने एनलाइटनमेंट को ये कहकर डिफाइन किया था, मैन्स इमर्जेंस फ्रॉम हिज सेल्फ इम्पोज्ड इमेच्योरिटी, यानी जब इंसान खुद सोचना शुरू करता है और दूसरों पर निर्भर रहना बंद करता है। ये बात सोफी को डीपली टच करती है। कांट का विचार सोफी की सोच में एक नई गहराई लाता है। अब वो ना सिर्फ नॉलेज बल्कि एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नजरिए से भी फिलॉसफी को देखने लगती है। सोफी अब एक ऐसे दौर से गुजरती है जो एनलाइटनमेंट के बाद आया और बिल्कुल अलग था। उसे कहा जाता है रोमांटिसिज्म। अल्बर्टो उसे बताता है कि जहां एनलाइटनमेंट ने रीजन, लॉजिक और साइंस पर जोर दिया था, वहीं रोमांटिसिज्म का फोकस इमोशन, इमेजिनेशन और नेचर पर था। सोफी को यह बदलाव बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि अब तक वो सोच रही थी कि सिर्फ तर्क से ही सब समझा जा सकता है। लेकिन रोमांटिक थिंकर्स ने कहा कि इंसानी भावना, कला और प्रकृति का अनुभव भी उतना ही जरूरी है। ये लोग मानते थे कि सिर्फ फैक्ट्स से इंसान की पूरी समझ नहीं बनती, उसमें हार्ट भी होना चाहिए। सोफी को विलियम वर्ड्सवर्थ, गोथे और शेली जैसे पोएट्स और थिंकर्स के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने अपनी कविताओं और राइटिंग्स में नेचर को सेलिब्रेट किया और इंसान को कॉस्मिक एग्जिस्टेंस का हिस्सा माना। उसे बताया जाता है कि रोमांटिक पोएट्स को लगता था कि चाइल्डहुड ड्रीम्स और इमोशंस में एक खास तरह की प्यूरिटी होती है, जिसे दुनिया ने धीरे धीरे खो दिया है। अल्बर्टो उसे दिखाता है कि किस तरह रोमांटिसिज्म ने ना सिर्फ पोएट्री को बदला, बल्कि फिलॉसफी, पेंटिंग और इवन पॉलिटिक्स को भी डीपली इन्फ्लुएंस किया। सोफी अब समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ ड्राई कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वो तो दिल से जुड़ी हुई भी है। उसे महसूस होता है कि हम जब किसी सनसेट को देखते हैं या किसी पोएम को पढ़ते हैं, तो जो भावना आती है वो भी हमें ट्रूथ के करीब लाती है। रोमांटिसिज्म के थिंकर्स मानते थे कि हर इंसान के अंदर एक आर्टिस्ट होता है, एक क्रिएटर जो अपनी इमेजिनेशन से नई दुनिया बना सकता है। सोफी को यह सोच बहुत इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि वो खुद भी ऐसी ही इमेजिनेशन रखती है। उसे लगता है कि फिलॉसफी में सिर्फ पूछना नहीं होता, महसूस करना भी उतना ही जरूरी है। अल्बर्टो उसे ये भी बताता है कि रोमांटिसिज्म ने लेटर एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स को भी इंस्पायर किया, क्योंकि इसने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को बहुत महत्व दिया। सोफी अब अपने फिलोसॉफिकल जर्नी को और भी पर्सनल समझने लगती है। वो अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक सीकर है जो अपने अंदर और बाहर की दुनिया को गहराई से एक्सप्लोर कर रही है। इस चैप्टर के बाद सोफी को ये एहसास होता है कि ज्ञान सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी आता है।
सोफी अब उस फिलॉसफर से मिलने जा रही है जिसने हिस्ट्री और थॉट को एक नए नजरिए से देखा, गेorg विल्हेल्म फ्रीडरिच हेगल। अल्बर्टो उसे समझाता है कि हेगल का मानना था कि दुनिया हमेशा चेंज हो रही है और यह बदलाव किसी एक इंसान या विचार से नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया से आता है। इस प्रक्रिया को हेगल ने कहा डायलेक्टिक प्रोसेस, जिसमें एक थॉट थीसिस उसके ऑपोजिट एंटीथेसिस से टकराता है और फिर दोनों मिलकर एक नया थॉट सिंथेसिस बनाते हैं। सोफी को यह आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इससे उसे सोसाइटी और हिस्ट्री के बदलाव को समझने में मदद मिलती है। अल्बर्टो उसे एग्जाम्पल से समझाता है कि कैसे आइडियाज इवॉल्व होते हैं, जैसे एनलाइटनमेंट की रैशनैलिटी थीसिस को रोमांटिसिज्म की इमोशन बेस्ड अप्रोच एंटीथेसिस ने चैलेंज किया और फिर दोनों का मिश्रण बनता है जिससे नया दौर आता है। हेगल का मानना था कि ट्रूथ कोई फिक्स्ड चीज नहीं है बल्कि वो लगातार अनफोल्ड होती है, एक डायनामिक प्रोसेस है। सोफी को ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगती है कि हेगल के लिए हर इंसान और समाज एक लार्जर हिस्टोरिकल मूवमेंट का हिस्सा है। अल्बर्टो उसे ये भी बताता है कि हेगल के लिए इंडिविजुअलिटी की भी अहमियत थी, लेकिन वो मानता था कि इंडिविजुअल केवल सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही पूरी तरह समझा जा सकता है, यानी इंसान अकेले नहीं बल्कि कम्युनिटी और हिस्ट्री से जुड़कर ही आइडेंटिटी बनाता है। सोफी को लगता है कि हेगल का थॉट बहुत गहरा है क्योंकि वो कहता है कि हम खुद भी हिस्ट्री में भागीदार हैं, हम केवल ऑब्जर्वर्स नहीं हैं। वो इस आइडिया से प्रभावित होती है कि हर कॉन्फ्लिक्ट, हर डिसएग्रीमेंट भी ग्रोथ की दिशा में एक जरूरी कदम होता है। हेगल ने यह भी कहा था कि द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल, यानी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक लॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा है, भले ही हमें वो अभी समझ ना आए। सोफी को लगता है कि ये एक कंफर्टिंग थॉट भी है और स्केरी भी, क्योंकि इसका मतलब है कि हर चीज का कोई पर्पस है, लेकिन साथ ही ये भी कि हम उससे बच नहीं सकते। अल्बर्टो उसे बताता है कि हेगल का असर बहुत सारे फ्यूचर थिंकर्स पर पड़ा, जैसे मार्क्स और किरकेगार्ड। सोफी अब यह समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ आइडियाज की दुनिया नहीं है, ये दुनिया को समझने और बदलने का रास्ता है। सोफी अब एक ऐसे थिंकर से मिलने जा रही है जो पूरी फिलॉसफी में सबसे ज्यादा पर्सनल और इंटेंस माना जाता है, सोरेन किरकेगार्ड। अल्बर्टो उसे बताता है कि किरकेगार्ड ने फिलॉसफी को सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस और पर्सनल चॉइस से जोड़ा। वह डेनमार्क का था और उसे आधुनिक एग्जिस्टेंशियलिज्म का पिता कहा जाता है। किरकेगार्ड ने कहा कि हर इंसान को खुद के जीवन का चुनाव करना होता है और यह चुनाव आसान नहीं होता, इसमें डर, अकेलापन और अनसर्टेनिटी होती है। सोफी को यह बात बहुत सच्ची लगती है क्योंकि उसने खुद अपनी लाइफ में ऐसे इमोशंस महसूस किए हैं। किरकेगार्ड ने 3 लाइफ स्टेजेस बताए, एस्थेटिक, एथिकल और रिलीजियस। एस्थेटिक स्टेज में इंसान सिर्फ खुशी और मजे के पीछे भागता है। एथिकल स्टेज में वो जिम्मेदारी समझने लगता है और रिलीजियस स्टेज में वो अपने अस्तित्व को किसी हायर पावर के सामने सरेंडर करता है। अल्बर्टो समझाता है कि किरकेगार्ड का मानना था कि हर इंसान को लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है, एक ऐसा कदम जिसमें कोई गारंटी नहीं होती पर जिसे लेना ही होता है। सोफी को लगता है कि किरकेगार्ड की बातों में एक अजीब तरह की सच्चाई है, एक ऐसा दर्द जो सबने कभी ना कभी महसूस किया होता है। किरकेगार्ड ने इंस्टीट्यूशंस, चर्च और भीड़ की सोच को चैलेंज किया। उसका कहना था कि ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी, यानी सच्चाई का मतलब हर इंसान के लिए अलग हो सकता है क्योंकि हर कोई अलग तरह से जीता और सोचता है। अल्बर्टो बताता है कि किरकेगार्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से बहुत निराश था। उसे लगता था कि लोगों ने फेथ को रूटीन बना दिया है और उसमें कोई पर्सनल स्ट्रगल नहीं बचा। सोफी को यह जानकर अच्छा लगता है कि कोई फिलॉसफर
ऐसा भी था जिसने इंसान के अंदर के संघर्ष को सबसे बड़ी रियलिटी माना। किरकेगार्ड ने इस बात पर जोर दिया कि इंसान को भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद को समझना चाहिए और खुद की सच्चाई से जीना चाहिए, भले ही वो मुश्किल हो। किरकेगार्ड ने उसे दिखाया कि कभी कभी सवालों का जवाब बाहर नहीं, अंदर होता है और उस जवाब तक पहुंचने के लिए अकेले चलना पड़ता है। अब सोफी पहले से ज्यादा समझदार, गहरी और थोड़ी उदास भी हो गई है, लेकिन अब वो सच्चाई को और ज्यादा ईमानदारी से देखने लगी है। सोफी अब एक ऐसे फिलॉसफर के बारे में जानती है जिसने दुनिया को सिर्फ सोचने नहीं बल्कि बदलने की कोशिश की, कार्ल मार्क्स। अल्बर्टो उसे समझाता है कि मार्क्स ने हेगल से बहुत कुछ सीखा, खासकर ये कि हिस्ट्री एक प्रक्रिया है, लेकिन मार्क्स ने हेगल की फिलॉसफी को उल्टा कर दिया। जहां हेगल ने आइडियाज को इतिहास की ड्राइविंग फोर्स माना था, वहां मार्क्स ने कहा कि मटीरियल कंडीशंस यानी समाज की आर्थिक स्थिति और काम करने का तरीका ही हिस्ट्री को बनाते हैं। अल्बर्टो उसे बताता है कि मार्क्स ने समाज को दो मेन वर्गों में बांटा, बुर्जुआजी जो प्रोडक्शन के मालिक हैं और प्रोलेटारिएट जो काम करते हैं। उसके अनुसार हिस्ट्री की कहानी ही इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष की कहानी है। सोफी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि मार्क्स ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन वर्किंग क्लास उठ खड़ी होगी और एक नया क्लासलेस समाज बनाएगी जहां कोई शोषण नहीं होगा। मार्क्स का विजन था एक ऐसा समाज जिसमें सबके पास बराबर अवसर हो, जहां कोई अमीर या गरीब नहीं होगा। लेकिन मार्क्स सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं करता था, वो यह भी कहता था कि जब तक लोग अपने काम पर कंट्रोल नहीं रखते, वो एलियनेटेड रहते हैं, यानी अपने ही जीवन से कटे हुए महसूस करते हैं। सोफी को मार्क्स की सोच इसलिए भी खास लगती है क्योंकि वो लोगों की सफरिंग को समझता है और उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना चाहता है। अल्बर्टो बताता है कि मार्क्स ने बहुत सारे थिंकर्स और मूवमेंट्स को इंस्पायर किया, जैसे सोशलिस्ट्स, कम्युनिस्ट्स और कई रेवोल्यूशनरीज। लेकिन साथ ही मार्क्स की फिलॉसफी को लेकर विवाद भी रहा है, क्योंकि बहुत से देशों ने उसके आइडियाज को अप्लाई करते समय डिक्टेटरशिप जैसा रूल बनाया, जो मार्क्स की असली सोच से अलग था। सोफी को यह बात समझ आती है कि कोई भी फिलॉसफी तभी मीनिंगफुल है जब वो इंसान को एम्पावर करे, न कि उसे कंट्रोल करे। मार्क्स के आइडियाज उसे इस बात की याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ सोचने वाला प्राणी नहीं है, वो एक वर्कर भी है, एक ड्रीमर भी है, और अगर उसे सही मौका मिले तो वो अपने समाज को बदल सकता है। सोफी अब ऐसे थिंकर से मिलने जा रही है जिसने हमारे इंसान होने की समझ को पूरी तरह बदल दिया, चार्ल्स डार्विन। अल्बर्टो उसे बताता है कि डार्विन कोई फिलॉसफर नहीं था, बल्कि एक नेचुरल साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी सोच ने फिलॉसफी, रिलीजन और पूरे समाज को हिला दिया। डार्विन ने नेचर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया और 1959 में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पब्लिश की, जिसमें उसने एक बेहद चौंकाने वाला थ्योरी रखा, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। सोफी पहले तो थोड़ी उलझ जाती है, लेकिन अल्बर्टो उसे सिंपल लैंग्वेज में समझाता है कि डार्विन का मतलब था कि सारी लाइफ धीरे धीरे एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुई है, और जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे से एडजस्ट करते हैं वही सर्वाइव करते हैं और आगे रिप्रोड्यूस करते हैं। सोफी हैरान होती है कि डार्विन ने ये सब बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समझ लिया था, बस ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और डीप थिंकिंग से। डार्विन का ये कहना कि इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह एवोल्यूशन का नतीजा है, उस समय के लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि लोग मानते थे कि इंसान को भगवान ने अलग और खास बनाया है। लेकिन डार्विन ने बताया कि इंसान भी नेचर का हिस्सा है और वो भी उसी प्रोसेस से बना है जिससे बाकी जानवर बने हैं। सोफी को अब समझ आता है कि डार्विन ने केवल बायोलॉजी नहीं बदली, उसने थियोलॉजी, एथिक्स और ह्यूमन आइडेंटिटी पर भी बड़ा असर डाला।
अल्बर्टो उसे बताता है कि डार्विन की थ्योरी से ये बात भी सामने आई कि नेचर में कोई फिक्स्ड पर्पस नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, सब कुछ चांस और एडेप्टेशन पर आधारित है। इससे कई लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ, लेकिन साइंस की दुनिया में ये एक नई सोच का दरवाज़ा खोलती है। सोफी सोचती है कि अगर इंसान नेचर से अलग नहीं है तो हमें नेचर के साथ हार्मनी में रहना चाहिए, न कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। डार्विन की थिंकिंग उसे ये भी सिखाती है कि हर चीज़ धीरे धीरे बदलती है और यही बदलाव जीवन की असली पहचान है। डार्विन के बाद सोफी खुद को नेचर का हिस्सा मानने लगती है और अब वो हर चीज़ को एक लंबा जुड़ा हुआ प्रक्रिया के रूप में देखने लगती है। उसे अब यह एहसास होता है कि साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों ही हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हम कौन हैं और इस दुनिया में हमारा क्या स्थान है। सोफी अब एक ऐसे थिंकर से रूबरू होती है जिसने इंसानी दिमाग की गहराइयों में झांकने की कोशिश की, सिगमंड फ्रायड। अल्बर्टो उसे बताता है कि फ्रॉयड ने इंसान के अंदर मौजूद एक छुपी हुई अनजानी दुनिया को सामने लाया, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। सोफी को शुरू में यह समझ नहीं आता कि कोई चीज़ जो हमें पता भी नहीं है वो हमारे थॉट्स और एक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अल्बर्टो एग्जाम्पल्स देकर उसे समझाता है। फ्रॉयड का मानना था कि हमारे दिमाग का बड़ा हिस्सा वो होता है जो हम खुद भी नहीं जानते, और वही हमारे बिहेवियर, ड्रीम्स, फियर्स और डिज़ायर्स को गहराई से इन्फ्लुएंस करता है। सोफी को यह सोचकर थोड़ी हैरानी होती है कि शायद हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जो वो खुद भी फुली नहीं समझ पाता। फ्रॉयड ने अपने थ्योरी में दिमाग को 3 हिस्सों में बांटा, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। अल्बर्टो इसे समझाते हुए कहता है कि आईडी हमारे अंदर की वो पार्ट है जो बस चाहता है, खाने का, सेक्स का, कंफर्ट का, वो इम्पल्सिव है। फिर आता है सुपर ईगो जो हमें सही गलत सिखाता है, जैसे समाज के रूल्स और मॉरल्स, और इन दोनों के बीच होता है ईगो जो रियल वर्ल्ड से डील करता है और बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। सोफी को यह एनालॉजी मज़ेदार लगती है, जैसे उसके अंदर 3 अलग अलग कैरेक्टर्स रह रहे हों और उनकी लड़ाई ही उसे इंसान बनाती है। अल्बर्टो ये भी बताता है कि फ्रॉयड का काम सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं था। उसने एक मेथड भी डेवलप किया जिसे कहते हैं साइको एनालिसिस। इसमें वो पेशेंट से बातें करता, उनके सपनों का मतलब निकालता और उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करता ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स को समझ सकें। सोफी को यह जानकर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि फ्रॉयड ने ड्रीम्स को अनकॉन्शियस की रॉयल रोड कहा था। इसका मतलब था कि हमारे सपनों में वो चीज़ें छुपी होती हैं जो हम दिन में इग्नोर कर देते हैं या दबा देते हैं। हालांकि फ्रॉयड के थ्योरीज को लेकर काफ़ी डिबेट हुई है, फिर भी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई कि इंसान जितना दिखता है वो उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर के इमोशंस, डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो शायद वो खुद भी नहीं समझ पाता, उसकी पूरी जिंदगी को शेप करते हैं। सोफी अब यह समझने लगती है कि फिलॉसफी सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को भी समझने का तरीका है, और फ्रॉयड ने इंसान के अंदर के उस अंधेरे हिस्से को रोशनी में लाने की कोशिश की। अब सोफी और अल्बर्टो ऐसे समय की तरफ बढ़ते हैं जिसे वो हमारा समय कहते हैं, यानी वो दौर जो सोफी के खुद के युग से जुड़ा है। अल्बर्टो उसे बताता है कि अब तक वो जिन फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ती आई है वे सब किसी न किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़े थे, लेकिन अब वो ऐसे थॉट्स को एक्सप्लोर करेगी जो बिल्कुल नए हैं और आज की दुनिया को रिफ्लेक्ट करते हैं। 20वीं सदी में फिलॉसफी ने एक नया मोड़ लिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि दुनिया क्या है या हम कौन हैं, बल्कि ये भी कि हम नॉलेज कैसे पाते हैं, लैंग्वेज कैसे काम करती है और ट्रूथ का मतलब क्या है। सोफी को अब एग्जिस्टेंशियलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म जैसे मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है, और
अल्बर्टो उन्हें सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करता है। एग्जिस्टेंशियलिज्म कहता है कि इंसान की कोई प्री डिफाइंड आइडेंटिटी नहीं होती, हम अपनी चॉइसेस से खुद को डिफाइन करते हैं। अल्बर्टो बताता है कि थिंकर्स जैसे जॉन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कमू ने इस बात पर जोर दिया कि लाइफ मीनिंगलेस हो सकती है, लेकिन इसी मीनिंगलेसनेस में इंसान को खुद अपना मीनिंग क्रिएट करना होता है। सोफी को यह बात बहुत पावरफुल लगती है कि वो खुद अपनी जिंदगी की ऑथर है। फिर वो जानती है कि फिलॉसफी अब लैंग्वेज पर भी ध्यान देने लगी है। जैसे कि लुडविग विटगेनस्टाइन ने यह कहा कि हमारी सोच हमारी भाषा से बंधी होती है। इसका मतलब है कि हम किसी चीज को तभी सोच सकते हैं जब हमारे पास उसे एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स होते हैं। पोस्ट मॉडर्न फिलोसोफर्स ने एक और नई बात कही कि कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, हर ट्रूथ किसी पर्सपेक्टिव से देखा गया वर्जन होता है। सोफी पहले थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है, लेकिन अल्बर्टो उसे समझाता है कि जैसे हर इंसान की नज़र से दुनिया अलग लगती है, वैसे ही हर कल्चर, हर सोसाइटी का अपना एक ट्रूथ होता है। अब वो समझ जाती है कि फिलॉसफी अब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है, बल्कि आज के सोसाइटी, मीडिया और पॉलिटिक्स से भी जुड़ी है। ये सब बातें सोफी के माइंड को और खुला करती हैं और वो अब खुद को एक मॉडर्न थिंकर की तरह महसूस करने लगती है। सोफी अब अपने सवालों के जवाबों के बहुत करीब पहुंच चुकी है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक शानदार गार्डन पार्टी से, एक ऐसा आयोजन जो सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक सिंबल बन जाता है सोफी की पूरी जर्नी का। यह पार्टी हिल्डे के पिता मेजर ने खास सोफी के लिए अरेंज की है। यहाँ सोफी को अपने फिलोसॉफिकल एडवेंचर के बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, यानी वो सब लोग जो असल में इमेजिनेशन का हिस्सा थे, लेकिन अब वो सब एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा माहौल बिल्कुल ड्रीम जैसा लगता है और सोफी को ये समझने में थोड़ा वक्त लगता है कि वो किस तरह की दुनिया में खड़ी है। इस पार्टी में प्लेटो भी है, डिकार्ट भी, डार्विन भी, फ्रॉइड भी, और ये सब किसी फिलोसॉफिकल म्यूजियम की तरह सोफी से इंटरैक्ट करते हैं। एक तरह से यह पार्टी सोफी की माइंड में चल रहे आइडियाज का एक रियल टाइम थिएटर बन जाती है। अल्बर्टो सोफी को यह समझाता है कि यह पार्टी भी एक इल्यूजन है, एक ऐसा कंस्ट्रक्टेड रियलिटी जो हिल्डे के इमेजिनेशन और उसके पिता की प्लानिंग का नतीजा है। यहाँ सोफी और अल्बर्टो को एहसास होता है कि वे अब खुद एक फिक्शन का हिस्सा बन चुके हैं और वो किताब जिसे हम पढ़ रहे हैं उसी फिक्शन की कहानी है। सोफी धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट करने लगती है कि उसका अस्तित्व, उसका जीवन, उसके सारे एक्सपीरियंसेस एक कहानी के कैरेक्टर्स की तरह डिज़ाइन किए गए हैं और अब उसका मकसद है इस कहानी से बाहर निकलना। यहीं से शुरू होता है सोफी और अल्बर्टो का फाइनल मिशन, फिक्शन से बाहर निकलना। अल्बर्टो सोफी से कहता है कि अगर हम यह मान लें कि हम बस किसी की इमेजिनेशन का हिस्सा हैं, तो क्या हम अपने लिए कोई अलग रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं? यह सवाल सोफी को अंदर तक झकझोर देता है। गार्डन पार्टी में हर चीज सिंबॉलिक है, हर गेस्ट, हर सेटिंग, हर एक्शन कुछ न कुछ दर्शाता है। यहाँ फिलॉसफी सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। सोफी यहाँ पूरी तरह से अवेक है, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली। उसे अब यह समझ आता है कि उसके क्वेश्चंस ने ही उसे इतना अवेयर बना दिया है कि वो अब खुद को एक पपेट की तरह नहीं, बल्कि एक थिंकर की तरह देख सकती है। अल्बर्टो के साथ मिलकर वो तय करती है कि अब उन्हें इस स्टोरी से बाहर निकलना होगा ताकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी डिस्कवर कर सके। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है। सोफी और अल्बर्टो पूरी तरह समझ चुके हैं कि वो एक फिक्शन के कैरेक्टर हैं, हिल्डे और उसके पिता मेजर एल्बर्ट की इमेजिनेशन का हिस्सा। काउंटर पॉइंट चैप्टर एक तरह का दिमागी युद्ध है जिसमें दो दुनिया टकरा रही हैं, एक सोफी की बनाई हुई सोची हुई रियलिटी और दूसरी हिल्डे की ओरिजिनल रियलिटी। अल्बर्टो अब और भी डिटरमिन्ड हो जाता है कि वह सोफी को इस इमेजिन्ड वर्ल्ड से बाहर निकालकर एक नई स्वतंत्रता दिलाए।
इस चैप्टर में फिलॉसफी एकदम एक्शन बन जाती है। लॉजिक और इमेजिनेशन का तगड़ा मिलन होता है। अल्बर्टो सोफी को बताता है कि अगर वो लगातार अवेयर रहे, अपने थॉट्स और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती रहे, तो वो इस स्टोरी से बाहर निकल सकती है। इस बीच स्टोरी के अंदर बहुत सी अजीब घटनाएं होने लगती हैं। चीजें अचानक डिसअपीयर होती हैं, लोगों की आवाजें गूंजती हैं और समय का फ्लो असामान्य हो जाता है। सोफी अब क्लियरली देख रही है कि दुनिया उसके कंट्रोल में नहीं है और उसे लगातार क्लूज मिल रहे हैं कि कोई इनविजिबल ऑथर उसके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब सोफी और अल्बर्टो ने तय कर लिया है कि वो पैसिव कैरेक्टर्स नहीं रहेंगे। उन्होंने एक रिबेलियन शुरू कर दी है, एक ऐसी सोच की क्रांति जहां वे ऑथर की कहानी से बाहर अपनी फ्री विल से जीना चाहते हैं। इसी दौरान हिल्डे भी अपने पिता की डायरी पढ़ रही है और उसे यह रियलाइज होता है कि उसने अपनी इमेजिनेशन से 2 कैरेक्टर्स को इतना रियल बना दिया है कि अब वे उसकी कंट्रोल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं से शुरू होती है हिल्डे की गिल्ट। उसे सोफी के लिए सिंपैथी होने लगती है। वह सोफी को फ्रीडम देना चाहती है, लेकिन उसका पिता अब भी उस कंट्रोल को छोड़ना नहीं चाहता। यह पूरा चैप्टर ड्युअलिटी को दिखाता है, क्रिएटर और क्रिएशन के बीच, कंट्रोल और फ्रीडम के बीच, इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच। काउंटर पॉइंट एक म्यूजिकल टर्म है जिसमें 2 अलग अलग मेलोडीज साथ चलती हैं लेकिन हार्मनी में होती हैं। उसी तरह यहां भी 2 पैरेलल रियलिटीज साथ साथ चल रही हैं। सोफी और अल्बर्टो अब किसी किताब के कैरेक्टर नहीं रह गए हैं। वे आइडियाज के सिंबल बन गए हैं। वो सोच बन गए हैं जो हर इंसान को अपनी लाइफ में कभी ना कभी महसूस होती है। क्या हम खुद को कंट्रोल करते हैं या कोई और? यही सवाल चैप्टर की कोर टेंशन है। अब कहानी पूरी तरह से हिल्डे की दुनिया में शिफ्ट हो जाती है। इस चैप्टर में पहली बार सोफी और अल्बर्टो पूरी तरह बैकग्राउंड में चले जाते हैं और स्पॉटलाइट अब हिल्डे पर है, उस लड़की पर जिसकी इमेजिनेशन ने सोफी की पूरी दुनिया को जन्म दिया। हिल्डे अपने पापा की बनाई हुई कहानी को पढ़ते हुए डीपली इमोशनल हो जाती है। उसे महसूस होता है कि सोफी और अल्बर्टो उसके पापा की इमेजिनेशन में सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं हैं, बल्कि अब वो एक तरह से अलाइव हो गए हैं। वो सोच सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और रिबेलियन तक कर सकते हैं। हिल्डे को गिल्ट भी महसूस होता है कि वो अब तक सिर्फ एक ऑब्जर्वर थी, लेकिन अब वो खुद सोफी की साइड लेने लगती है। उसे लगता है कि उसके पापा को अब ये कहानी खत्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोफी और अल्बर्टो को अपनी जर्नी पूरी करने देनी चाहिए। इस चैप्टर में हिल्डे अपने पापा के नोट्स और लेटर्स को पढ़ते हुए एक तरह की मेंटल यात्रा पर निकलती है। वो पीछे जाती है, सोफी की पूरी फिलोसॉफिकल जर्नी को फिर से देखती है और उसे ये रियलाइजेशन होता है कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि वो एक मिरर है जो इंसान को खुद से मिलवाती है। हिल्डे सोफी से इमोशनली जुड़ने लगती है और वो खुद से सवाल करने लगती है कि क्या वो भी सिर्फ किसी और की कहानी का हिस्सा हो सकती है। ये थॉट उसे थोड़ा डराता है, लेकिन एक्साइट भी करता है। यहीं से हिल्डे खुद एक फिलोसोफर बनने लगती है। वो सोचने लगती है कि अगर उसके इमेजिनेशन से सोफी और अल्बर्टो जैसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स निकल सकते हैं, तो क्या इमेजिनेशन भी एक तरह की रियलिटी है? इसी दौरान हिल्डे अपने पिता को इनडायरेक्टली मैसेज देने लगती है कि अब वो कंट्रोल छोड़ दें और सोफी को फ्री कर दें। वो सटल हिंट्स भेजती है, कहानी में नोट्स छोड़ती है और अपने माइंड से न्यू आइडियाज इमेजिन करती है। ये चैप्टर बहुत मेटा हो जाता है, क्योंकि अब रीडर भी सोचने लगता है कि वो खुद कौन है। क्या वो भी सिर्फ किसी और की कहानी का रीडर है, या कोई अनदेखा लेखक उसकी जिंदगी को नियंत्रण कर रहा है? हिल्डे अब सिर्फ एक डॉटर नहीं रह जाती, वो अब एक थिंकर बन जाती है और उसकी सिंपैथी, इमेजिनेशन और सोच सोफी को एक नया मोड़ देने लगती है। अब कहानी अपने ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रही है, एक ऐसी एंडिंग जो रियलिटी, फिक्शन और इमेजिनेशन के सारे बाउंड्रीज को डिसॉल्व कर देती है। अब कहानी अपने एब्सोल्यूट अंतिम मोड़ पर है।
द बिग बैंग चैप्टर में इमेजिनेशन और रियलिटी की बाउंड्रीज पूरी तरह मिटने लगती हैं। सोफी और अल्बर्टो अब उस दुनिया से बाहर निकल चुके हैं जिसे मेजर ने अपने इमेजिनेशन से बनाया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे रियल वर्ल्ड में आ गए हैं, बल्कि वे एक ऐसी रियलिटी में आ गए हैं जो प्योर इमेजिनेशन से बनी है, एक ड्रीमी और एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्स जहां लॉजिक और टाइम के ट्रेडिशनल रूल्स काम नहीं करते। ये एक सिंबॉलिक जर्नी है, एक लास्ट फिलोसॉफिकल लीप जहां हर चीज एक कॉस्मिक लेवल पर जुड़ी हुई महसूस होती है। सोफी और अल्बर्टो ऐसे स्पेस में होते हैं जहां कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। ये एक तरह से थॉट यूनिवर्स है जहां विचार ही ऊर्जा है और सोच ही जीवन है। चैप्टर की शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे सोफी और अल्बर्टो एक फैंटेसी जैसी जगह पर पहुंच गए हैं, एक ऐसी दुनिया जहां कोई फिक्स फॉर्म नहीं है। वहां ट्रीज हवा में तैरते हैं, एनिमल्स एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स में बदल जाते हैं और टाइम का कोई सेंस नहीं रहता। सोफी बार बार सवाल करती है, क्या हम अब भी किसी कहानी में हैं? और अल्बर्टो उसका जवाब देता है कि शायद हर सोचने वाला बीइंग किसी न किसी कहानी में ही होता है। अब यह कहानी एक डीपली फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन में बदल जाती है, जैसे प्लेटो की केव थियोरी, कांट का नूमिनल वर्ल्ड और एग्जिस्टेंशियलिज्म की फ्री विल का क्लाइमैक्स एक साथ आ रहा हो। इस बीच हिल्डे अपने इमेजिनेशन से सोफी के इस नए वर्ल्ड को शेप देने लगती है। वो एक गाइडिंग फोर्स बन जाती है, लेकिन इस बार कंट्रोलिंग नहीं, बल्कि नर्चरिंग इमेजिनेशन की तरह। हिल्डे अपने पापा को भी एक लेटर लिखती है जिसमें वो क्लियरली कहती है कि अब सोफी और अल्बर्टो को अपना पाथ खुद चुनने देना चाहिए। ये चैप्टर फुल सर्कल ले आता है। सोफी जो एक कंफ्यूज्ड लड़की थी, अब एक अवेकेंड थिंकर बन चुकी है, और अल्बर्टो जो शुरुआत में सिर्फ एक टीचर था, अब खुद सोफी के थ्रू इवॉल्व्ड हो चुका है। द बिग बैंग एक रियल साइंटिफिक आइडिया को सिंबॉलिकली प्रेजेंट करता है, जैसे एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही हो, सिर्फ मैटर से नहीं बल्कि विचारों से, फ्रीडम से और इमेजिनेशन की रॉ पावर से। सोफी और अल्बर्टो अब रियल या अनरियल नहीं रह गए, वे ऐसे आइडियाज बन गए हैं जो कभी खत्म नहीं होते। और यही है सोफीज वर्ल्ड का अल्टीमेट मैसेज। सोचो, सवाल पूछो और अपनी रियलिटी खुद बनाओ। तो दोस्तों, सोफीज वर्ल्ड की ये पूरी जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन साथ ही ये एक नई शुरुआत का दरवाजा भी खोलती है। सोफी की कहानी ने हमें एक आम लड़की के जरिए फिलॉसफी की एक पूरी दुनिया से मिलवाया, एक ऐसी दुनिया जहां हर सवाल का जवाब एक और नए सवाल की तरफ ले जाता है। इस सफर में हमने देखा कि कैसे क्यूरियोसिटी, सोचने की ताकत और सवाल पूछने की हिम्मत सोफी को एक ऑर्डिनरी लड़की से एक सोचने समझने वाली इंसान में बदल देती है। हर चैप्टर के साथ सोफी का नजरिया और गहरा होता गया और हमें भी ये एहसास होने लगा कि फिलॉसफी सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के हर छोटे बड़े सवाल का हिस्सा है। मैं कौन हूं? दुनिया कहां से आई? हम क्यों सोचते हैं? हमारा पर्पस क्या है? ये सारे सवाल हमें खुद के और अपनी जिंदगी के करीब ले जाते हैं। सोफी और अल्बर्टो की जर्नी के जरिए हमने ये भी सीखा कि दुनिया जितनी बाहर है उतनी ही हमारे अंदर भी है, और सोचने की आज़ादी सबसे बड़ी आज़ादी होती है। मेजर और हिल्डे के कैरेक्टर्स ने हमें दिखाया कि हम खुद भी किसी और की कहानी का हिस्सा हो सकते हैं, और शायद कोई और हमारी कहानी का क्रिएटर हो। ये विचार डराने वाला भी है और एक्साइटिंग भी। अंत में जब सोफी और अल्बर्टो इमेजिनेशन की उस दुनिया से बाहर आते हैं तो एक नई रियलिटी में पहुंचते हैं, जहां सिर्फ सोच, कल्पना और आत्मा का अस्तित्व है। ये कंक्लूजन एक रिमाइंडर है कि सोच की कोई सीमा नहीं होती और इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसकी सोच से बनती है। अब जब आपने ये पूरी कहानी सुन ली है तो शायद आपके अंदर भी एक नया थिंकर जाग चुका है, जो सवाल पूछना जानता है और जवाब ढूंढने से डरता नहीं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि हम सब फिलोसोफर्स हैं,
बस हमें फिर से वो बच्चा बनना है जो हर चीज़ को पहली बार देख रहा है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन आपकी सोच की जर्नी अब शुरू हुई है। सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि असली ज्ञान वहीं से आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी और भी किताबों की डीप और सिंपल एक्सप्लेनेशंस आप तक पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में बताओ कि आपको सोफीज़ वर्ल्ड का कौन सा हिस्सा सबसे इंटरेस्टिंग लगा। फिर मिलते हैं एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई जर्नी के साथ। धन्यवाद।